अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनएस एंड एफटीपी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं और आज इस क्रैश कोर्स में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाएंगे और प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। इससे पहले का क्रैश कोर्स में हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर को शुरू किया था, जिसमें हमने दो मेजर टॉपिक्स पढ़ा था। एक तो एप्लीकेशन लेयर का कंप्लीट ओवरव्यू और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता एवरीथिंग हमने समझा था, और दूसरा हमने समझा था क्लाइंट मॉडल आर्किटेक्चर को इन डिटेल। और आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डीएनएस और एफटीपी। ये दोनों ही प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में एक्सेस किए जाते हैं, और इन दोनों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। पूरा क्रैश कोर्स में सिर्फ ये दो टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो इसके बाद डीएनएस और एफटीपी आप हो जाएंगे मास्टर्स। और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी पहले जैसे हम लोग का क्रैश कोर्स हो रहा था डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर में काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग पढ़ते थे, बट अब इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आमतौर पे लोगों को पढ़ने में मजा आता है, खास करके अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन्स में, एथिकल हैकिंग में। तो चाय कॉफी जो भी है वो आप ले लीजिए, आपका सिर्फ ध्यान मुझे चाहिए और हम लोग शुरू करेंगे डीएनएस एंड एफटीपी इन कंप्यूटर नेटवर्क। डोमेन नेम सिस्टम एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है ये डोमेन नेम सिस्टम और क्या होता है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? वैसे तो आपको बेसिक लेवल पे पता है होता क्या है, लेकिन आज हम लोग बेसिक नहीं इन डिटेल पढ़ेंगे। अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ टू फंडामेंटल प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। डीएनएस फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस एंड एफटीपी फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन सिस्टम। यानी ये एक लाइन में ही समझ लीजिए दोनों का दोनों प्रोटोकॉल का असल काम बता दिया गया। ये दो फंडामेंटल प्रोटोकॉल है कंप्यूटर नेटवर्क में। जब हम लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल प्रोटोकॉल, इसका मतलब 99.99% वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग में या एप्लीकेशन लेयर में ये दो फंडामेंटल प्रोटोकॉल है, इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर में 99.99% ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे ही होंगे, ठीक हो गया। पहला है डीएनएस। डीएनएस का मेन काम क्या है? डोमेन नेम को ट्रांसलेट करना आईपी एड्रेस में। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे google.com, youtube.com, ठीक है, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, इतना ही सिंपल। और एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करवाता है बिटवीन सिस्टम्स, दैट्स इट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारा कुछ चीजें होते हैं, ये कैसे काम करता है वो सब समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं डीएनएस क्या होता है। इंट्रोडक्शन। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, आपको ऑलरेडी पता है, विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी आपको मालूम है। स्पेसिफिकली ऑन इंटरनेट, ये इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होता है, इंटरनेट में ही इस्तेमाल होता है। आपको पता ही है बात कि नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरनेट को कवर नहीं करता। विदाउट इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन, हर किस्म का कम्युनिकेशन को कनेक्ट करता है। ये आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, ये सब काम करता है, टेलीफोन वगैरह एवरीथिंग, रेडियो वेव्स एंड ऑल। तो जब हम लोग बात करते हैं डीएनएस का, तो खास करके हम लोग बात करते हैं इंटरनेट में जो नेटवर्क काम करता है उससे रिलेटेड। टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक www.tpointech.com, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर गूगल वगैरह जो भी ले लें, इनटू आईपी एड्रेस लाइक इस तरीके से, ठीक है। आईपी एड्रेस ऐसे होता है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। और ये IPv4 है, और यहाँ से आप क्लास वगैरह भी पता कर सकते हैं, ठीक है। दैट कंप्यूट यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन द नेटवर्क। और इससे क्या होता है? आप नेटवर्क में एक्चुअली एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मतलब क्या है? मतलब आसान शब्दों में ये है कि एक्चुअल में जो नेटवर्किंग है वो आईपी के ऊपर काम करता है, डोमेन वोमेन कुछ नहीं होता, आईपी के ऊपर काम करता है। लेकिन आईपी क्योंकि इंसान के लिए याद रखना मुश्किल है, आपको बहुत सारे वेबसाइट का नाम पता होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, याहू, जीमेल, और भी बहुत, मतलब जबानी आप मेरे ख्याल से 15-20 तो कह ही देंगे वेबसाइट, ठीक है, जो आपका फेवरेट वेबसाइट है, चाहे वो गेम हो चाहे कुछ भी वेबसाइट हो। लेकिन क्या उनमें से एक का भी आईपी एड्रेस आपको याद होता? अगर आईपी एड्रेस इस तरीके से होता 142.250, नहीं, बहुत मुश्किल था। तो इस चीज को आसान करने के लिए डीएनएस आता है, जो क्या करता है कि आपको नाम याद रखना है, और उस नाम के लिए जो पर्टिकुलर आईपी है बिहाइंड द सीन इस्तेमाल होता है ना, वो उसको मैप कर देता है। तो एक्चुअली में जो नाम आप लिखते हैं ना, वो एक्चुअली नेटवर्किंग में नहीं जाता, यानी जो एक्चुअली जो नेटवर्किंग काम करता है ना, वो आपके इस नाम के ऊपर बेस काम नहीं करता, वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है इस पे। जैसे आप लिखते हैं google.com, तो google.com डायरेक्ट जाके ऐसे नेटवर्क में पूरा काम नहीं करता है, वो सबसे पहला कन्वर्ट होता है और एक्चुअली में गूगल का आईपी निकल के आता है, और फिर जाके वो फर्दर आगे काम होता है जो भी होने का है। तो ये काम सबसे पहला होता है, जब आप लिखते हैं google.com तो सबसे पहले उसका आईपी निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो निकल के आता है आईपी, यही चीज डीएनएस संभालता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम इसको हैंडल करता है कि कौन सा आईपी मैप है, कौन सा नहीं है, और एवरीथिंग, और उससे रिलेटेड चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे, ठीक है। तो मेन काम इसका यही है। व्हेन यू टाइप अ वेबसाइट नेम, जब आप वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं ब्राउजर में, जैसे मैंने बताया, डीएनएस एक्ट्स लाइक अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। फोन बुक में क्या होता है? आप लोगों का नंबर से नाम तक जाते हैं, नाम से नंबर तक जाते हैं। इट हेल्प्स योर कंप्यूटर टू फाइंड द करेक्ट सर्वर बाय कन्वर्टिंग द डोमेन नेम इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, जैसे मैंने ऊपर बताया, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। DNS is a directory service that provides a mapping between the name of the host of the on the network and its numerical address। अब देखिए यहाँ पर लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया है, या आसान शब्दों में
अगर बताऊं तो कॉम्प्लेक्स वे में नहीं, एकेडमिक वे में लिखा गया है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखा गया, लेकिन मतलब वही है कि डीएनएस एक बेसिकली डायरेक्टरी सर्विस होता है। डायरेक्टरी क्या होता है? एक काइंड ऑफ फोल्डर है, सेट ऑफ, जहां पर ऑर्गेनाइज किया हुआ आपने कुछ, ठीक है। वो एक सर्विस है जो प्रोवाइड करता है मैपिंग बिटवीन द नेम ऑफ द होस्ट ऑन द नेटवर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल एड्रेस। क्या मतलब? मैपिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। मैपिंग का मतलब जोड़ना, जैसे कि आप बोलेंगे ए का मतलब 1, 2 का मतलब बी, इस तरीके से आप 26 तक ए से लेके जेड तक जोड़ देंगे, क्योंकि 26 अल्फाबेट, तो ये मैपिंग हो जाता है। ठीक हो गया, मैपिंग समझ में आ गया। होस्ट का मतलब क्या है? होस्ट का मतलब होता है एक्चुअली में जहां पर आप एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल google.com, youtube.com, ये सब होस्ट है, या इसका आईपी को भी आप होस्ट बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप तो नाम लिख रहे हैं ना, तो वो होस्ट नेम है बेसिकली, और वो नेटवर्क न्यूमेरिकल एड्रेस यानी उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो ये वहां पर लिखा हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट पे ये बेसिकली काम करता है। ईच नोड इन अ ट्री हैज अ डोमेन नेम। हर नोड जो होता है ट्री स्ट्रक्चर में होता है बेसिकली, ये उसमें डोमेन नेम होता है। द फुल डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल स्पेसिफाइड बाय डॉट, ठीक है। यानी ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि डीएनएस में ये तो समझ में आ जाता है ना, google.com लिखते हैं तो वो उसका आईपी निकाल के देता है, लेकिन जाहिर सी बात है वेबसाइट तो एक नहीं है, लाखों हजारों करोड़ों में वेबसाइट है, तो सबको डीएनएस संभालता है? हाँ, सबको डीएनएस संभालता है। तो जाहिर सी बात, इसका मतलब डीएनएस के बाद बहुत सारे रिकॉर्ड्स होगा, राइट? हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना है तो कुछ तो अच्छा स्ट्रक्चर होगा ना। तो वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा कि ईच नोड यानी ट्री स्ट्रक्चर में होता है डोमेन नेम के साथ, और फुल डोमेन नेम सीक्वेंस में होता है, और सिंबल स्पेसिफाइड करता है डॉट के साथ, यानी डॉट के साथ आप उसको यानी फॉर्मेट किया जाता है। और जाहिर सी बात है, अब कोई इंसान बैठ कर यहाँ पर करता है नहीं कि वो बोलेगा भाई मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। डोमेन नेम का कुछ टाइप्स होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा डोमेन नेम का टाइप। डोमेन नेम स्पेस इनटू डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शन, यानी डोमेन नेम जो है बेसिकली पूरा का पूरा डोमेन नेम सिस्टम जो है उसको आप 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जेनेरिक डोमेन, कंट्री डोमेन और इनवर्स डोमेन। अब ये होता क्या है? जेनेरिक डोमेन की जब बात करते हैं ना, तो इट डिफाइंस द रजिस्टर्ड होस्ट अकॉर्डिंग टू द जेनेरिक बिहेवियर। ईच नोड इन द ट्री डिफाइंस द डोमेन नेम व्हिच इज एन इंडेक्स टू द डीएनएस डेटाबेस। इट्स यूज 3 कैरेक्टर लेबल दैट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन टाइप। क्या मतलब? अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जेनेरिक डोमेन को, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया हमने? यहाँ पर हमने बताया कि यार ये जो जेनेरिक डोमेन है ये बेसिकली डिफाइन करता है रजिस्टर्ड होस्ट को अकॉर्डिंग टू जेनेरिक बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है? हर नोड जो ट्री में होता है ना, वो डोमेन नेम को डिफाइन करता है, विच इज एन इंडेक्स, जो कि इंडेक्स होता है बेसिकली डीएनएस डेटाबेस के लिए, जहां से वो आ रहा है। इट यूज 3 कैरेक्टर लेबल, जो कि 3 कैरेक्टर का लेबल इस्तेमाल करेगा डिस्क्राइब करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, क्योंकि अलग अलग टाइप हो सकता है जो डीएनएस लिया हो। आई नो आपको डिटेल नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो मैं इसको उठा के सर्च करता हूँ और देखता हूँ कुछ अच्छा अगर मिलता है, और मोस्टली अभी के टाइम पे मैं प्रेफर करता हूँ जो गूगल का ये एआई है, क्योंकि ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है। आप देखिए 15 साइट में इसने सर्च किया तो उसके बाद ये रिजल्ट आके दे रहा है, सो इट्स हेल्पफुल, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया है, देखते हैं। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, इसने जेनेरिक को बेसिकली जेनेरिक को मजीद खोल दिया है, तो हम लोग नहीं चाहते कि जेनेरिक को तुम खोलो, इसने ये असल में समझा नहीं, तो इसको हम लोग समझाते हैं, हमें इसको समझाना पड़ेगा। इसको लग रहा है कि हम लोग जेनेरिक डोमेन के बारे में पूछ रहे हैं, बट हम लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज जेनेरिक डोमेन इन नेटवर्किंग, ठीक है। तो अब ये समझ जाएगा कि असल में हमारा सवाल कुछ और ही है और भैया आप गलत समझे हैं। तो अब इसने क्या दिया देखते हैं। इन नेटवर्किंग जेनेरिक डोमेन फॉर्मली नोन एज जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन और GTLDS, a primary category within domain name system hierarchy used to classify the general purpose और organization type of registered hosts। हाँ यही ठीक है, ठीक है, यहीं से पढ़ते हैं, यहाँ पर ही सही है। देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले बात तो ये है कि इसको जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी होता है। यहाँ पर भी हमने फर्स्ट टाइप में लिखा ना, ये फर्स्ट लिखा, देन थर्ड लिखा, सेकंड लिखा, देन थर्ड लिखा, और हमने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप होता है, इसलिए इसको आप टॉप लेवल भी बोल सकते हैं। अब प्राइमरी कैटेगरी विद इन द डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस में ये प्राइमरी कैटेगरी होता है, इसलिए फर्स्ट भी आता है। हायरार्की यानी एक रैंक और एक ऑर्डर में ये यानी इसको रखा जाता है। यूज टू क्लासिफाई जर्नल पर्पस और ऑर्गेनाइजेशनल टाइप ऑफ रजिस्टर्ड होस्ट, यानी जो हर होस्ट रजिस्टर्ड है, हर होस्ट का मतलब हर जो वेबसाइट का आईपी रजिस्टर है डीएनएस के अंदर उसके नाम के साथ, उसको जर्नल पर्पस में क्लासिफाई करना कि ये जर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल टाइप है, ये उसके लिए ये काम में आता है। जैसे कि अनलाइक कंट्री कोड डोमेन, अब कंट्री कोड डोमेन अलग होता है, जिसमें .us.uk इस तरीके से होता है, ठीक है। जेनेरिक डोमेन आर नॉट टाइड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, दे आर यूजुअली अ ग्लोबल, यानी जेनेरिक डोमेन क्या होता है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, जैसे कि .com हो गया, .net हो गया, org काइंड ऑफ दैट। कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जेनेरिक डोमेन का कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे आप पहचान सके भाई ये जेनेरिक डोमेन है कि नहीं है। पहला होता है क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल और तीसरा होता है हायरार्की पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, इसका क्या मतलब है? दे डिफाइंड रजिस्टर्ड होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर टिपिकल एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन टाइप। यानी आप बेसिकली, आपका एक होस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक google.com है, ये एक होस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये एक सर्च इंजन है, तो इसका एक काम आपको पता चल रहा है ना, इसका बिहेवियर, इसको आप क्लासीफाई कर पा रहे हैं ना। अब आप इसको सोशल मीडिया साइट तो नहीं कह सकते ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंस्टाग्राम को आप ई कॉमर्स वेबसाइट तो नहीं कह सकते ना, तो वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर है, ठीक है। तो ये बिहेवियर से क्लासीफाई करना। दूसरा डिस्क्रिप्टिव लेवल, इसका क्या मतलब है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको पता है कि जो आप नाम लिखते हैं उससे आपको कुछ मीनिंग समझ में आता है, और लेवल का मतलब लेवल लगा रहे हैं उस पे, इसका क्या मतलब है? हिस्टोरिकली दे यूज 3 कैरेक्टर लेवल्स, यानी स्टार्टिंग से ही 3 कैरेक्टर लेवल का इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्रिप्टिव लेवल में। एग्जाम्पल .com .org इस किस्म का, ठीक है, ठीक है। सिंस द ऑर्गेनाइजेशन, यानी टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इन 2026, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, एंड अर्लियर एक्सपेंशन दिस हैज ग्रोन टू इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव वर्ड जैसे कि .shop एंड .tech। यानी कहने का मकसद ये है, डिस्क्रिप्टिव लेवल का मतलब ये, जैसे google.com देखते हैं तो वो जो एंड में .com होता है ना, आमतौर पे स्टार्टिंग से .com यानी 3 अल्फाबेट दिया जाता था, यानी 3 लेटर लिखा जाता था, .com .org .net, ठीक है, इस किस्म का चीज लिखा जाता था। लेकिन अभी क्योंकि उसको एक्सपैंड किया गया है, तो एक्सपेंशन होने की वजह से आजकल आप देखेंगे क्या नॉर्मली दिखेगा, .shop भी दिख सकता है, .tech भी दिख सकता है, यानी डोमेन नेम में ये बेसिकली होता है आमतौर पे, ठीक है। और यही चीज को हमने यहाँ पर भी लिखा है। आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, आप देखिए, इट यूज 3 कैरेक्टर लेवल दैट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यानी ये यही 3 टाइप है जिसको हम रिफर कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 3 जो लेटर होता है उसको वो बेसिकली कहाँ डिस्क्राइब होता है, ठीक हो गया। पहला क्लासिफिकेशन बिहेवियर से होगा, दूसरा क्लासिफिकेशन .com अच्छा, एक और बात है, .com .org .shop .tech, ये तीनों अलग अलग टाइप का वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये .org जो है ये नॉर्मल कोई वेबसाइट, दो सोशल मीडिया का भी इसको इस्तेमाल नहीं करता, याद रखिए। .com एक टॉप लेवल डोमेन है और वो एक जर्नल डोमेन होता है। .tech जब आप बोल देते हैं तो फिर वो टेक से रिलेटेड ही होता है। शॉप का मतलब वो डिस्क्रिप्टिव है ना, बता रहा है कि भाई .shop में, अब जाहिर सी बात है .shop में आप सर्च इंजन तो नहीं बनाएंगे ना, सर्च अब ये थोड़ी बोलेंगे सर्च इंजन डॉट शॉट, नहीं, शॉप तो ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेनेरिक डोमेन में क्या होता है, 3 पॉइंट होता है। पहला बिहेवियर, यानी बिहेवियर का मतलब है कि वो होस्ट कर क्या रहा है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव लेवल, लेवल से समझ में आता है कि भाई वो होस्ट क्या क्या बेसिकली सर्विस दे रहा है या कुछ कर रहा है, वो उसका डिटेल समझ में आता है। तीसरा हायरार्किकल पोजीशन से मालूम चलता है कि जेनेरिक डोमेन सिट्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डीएनएस ट्री जस्ट बिलो द रूट नोड, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल। हायरार्की आपको पता है क्या मतलब होता है, कोई ऑर्डर या कोई रैंक में कोई चीज को सेट करना, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है जेनेरिक डोमेन्स। तो जेनेरिक डोमेन में 3 चीजें आपको याद रखना है। एक तो जेनेरिक डोमेन क्या करता है, वो क्लासिफाई करके मालूम करता है कि ये जो डोमेन है ये करता क्या है या इसका टाइप क्या है, ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव नेम होता है, उसमें उसका नेम से आप मालूम कर सकते हैं कि भाई ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है डोमेन का। और तीसरा वो टॉप लेवल पे होता है। तो ये कोर कैरेक्टरिस्टिक है डिस्क्रिप्टिव यानी जेनेरिक डोमेन का, ठीक है। अब जेनेरिक डोमेन में कुछ कैटेगरीज भी है जो कि आप देखिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, अच्छा हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये कैटेगरी नहीं है, ये लेबल्स है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है हमने, जो कि यहाँ स्किप है, एज यू कैन सी यहाँ पर दिया नहीं है गूगल ने। चलिए अच्छी बात है, वहां हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए बाय 2026 द IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी मैनेजेस नियरली 1600 जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स डिवाइड इनटू सेवरल स्पेशलाइजेशन ग्रुप, यानी अलग अलग स्पेशलाइज ग्रुप में IANA ने डिवाइड कर दिया है टोटल 1600 जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन को। अब वो कैटेगरीज क्या है आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज मिला जो कि अपडेटेड है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मिला जो कि यहाँ गूगल ने नहीं बताया। तो ये बेनिफिट होता है आपका कंपैरेटिव स्टडी का, ठीक है। अब देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, ओपन फॉर एनीवन टू रजिस्टर फॉर एनी पर्पस, यानी ये डोमेन ओपन है, कोई भी कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। .info .org .net .com, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 4 है, इसके अलावा भी है, बट एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 है, ठीक है। इसीलिए आप जब डोमेन होस्टिंग वगैरह खरीदते हैं तो .com .net .org वगैरह दिख जाता है आपको। अब दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड डोमेन, जिसको आप STLDS भी कह सकते हैं, मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रूल, यानी इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं और इसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रूल होता है, यानी हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। इसका एग्जांपल .edu .gov, जैसे कि edu का मतलब एजुकेशन, आपका होस्ट यानी नाम से ही पता चल रहा है वो एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरीके से .gov इसका मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है। US यानी MIL यानी US मिलिट्री वगैरह, ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ रहता है। ये एग्जांपल्स है बेसिकली। अब कुछ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स होते हैं जैसे कि सिमिलर टू स्टैंडर्ड GTLDS बट इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल यूज, यानी ये भी
स्टैंडर्ड जनरल पर्पस के लिए होती है, यानी स्टैंडर्ड जेनेरिक डोमेन की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है नॉर्मल चीजों से, यानी नॉर्मल इस्तेमाल से। अब जैसे कि BIZ यानी बिजनेस, PRO यानी सर्टिफिकेट प्रोफेशंस वगैरह, ठीक है, ये बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड है तो सबको इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता आमतौर पे। अब इसके बाद न्यू GTLDS है, यानी नीश एक्सपेंशन लॉन्च इन 2012 टू इंक्रीज वैरायटीज, यानी 2012 में, 2012 से पहले क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 कैरेक्टर का इस्तेमाल होता था। एज यू कैन सी 3 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर, सब में 3 कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी। लेकिन 2012 के बाद क्योंकि इसका डिमांड बढ़ने लगा तो इस वजह से इसको इंक्रीज किया गया, न्यू जेनेरिक डोमेन को ऐड किया गया, जिसमें अब 4 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर भी आने लग गया, जिसमें से AI जो है .ai, ये आप बहुत ज्यादा देखेंगे, खास करके AI टूल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका ये करते हैं, ठीक है। दूसरा शॉप, ऐप, ब्लॉग और टेक, ये सब भी आ गया, ठीक हो गया। तो न्यू जेनेरिक डोमेन भी आप समझिए। और अब एक आता है जोग्राफिकल भी आता है, जैसे कि जेनेरिक डोमेन एसोसिएट विद स्पेसिफिक कल्चर और सिटीज और कंट्रीज, जैसे कि .लंडन, .पेरिस, .NYC, .एशिया, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर है, आपको दिखेगा नहीं, बट ये भी है। हाउ दे फंक्शन इन नेटवर्क, नेटवर्क में ये काम कैसे करते हैं। व्हेन नेटवर्क यूजर एंटर अ ह्यूमन रीडेबल नीड, जैसे कि example.com, द DNS रेजोल्यूशन प्रोसेस यूज जेनेरिक डोमेन टू फाइंड द होस्ट। सिंपल सी बात है, जेनेरिक डोमेन क्या करता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी IP एड्रेस मैप्ड है उसको इस्तेमाल करता है। रिजॉल्वर क्वेरी, योर कंप्यूटर सेंड अ रिक्वेस्ट टू DNS रिजॉल्वर, अब आपका कंप्यूटर DNS रिजॉल्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जब आप google.com या youtube.com मारते हैं, ठीक है, हिट करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है, TLD सर्वर रेफर्ड, द रूट सर्वर पॉइंट टू द रिजॉल्वर टू अ स्पेसिफिक TLD नेमिंग सर्वर रिस्पॉन्सिबल एट जेनेरिक डोमेन example.com TDL वगैरह, ठीक है। ये TDL क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। तो इससे क्या पता चलता है आपका डोमेन कौन सा है, यानी टॉप लेवल है, कौन सा लेवल है, जैसे कि शॉप है, AI है, क्या है क्या, ठीक है, इससे पता चलता है। दूसरा अथॉरिटेटिव मैपिंग, द TDL सर्वर प्रोवाइड द IP एड्रेस ऑफ द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर फॉर द स्पेसिफिक साइट दैट इवेंचुअली रिटर्न द होस्ट न्यूमेरिकल IP एड्रेस टू कंप्लीट द कनेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया और काफी सिंपल तरीके से बताया गया है। पहला पॉइंट, यानी ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जब आप google.com लिख के हिट करते हैं ना अपने PC में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, ब्राउजर में, तो सबसे पहले रिजॉल्वर यानी रिजॉल्वर क्वेरी जाता है DNS रिजॉल्वर के पास, यानी रिजॉल्व करना है ना उसको, तो रिजॉल्व कैसे करेगा, सबसे पहले जैसे कि आपने लिखा google.com, तो गूगल अलग चीज है, .com अलग चीज है, तो वो दोनों को डिकोड करेगा। तो टॉप लेवल डोमेन क्या करेगा, पहले .com, .in, .org जो भी है उसको डिकोड करेगा, और उसके बाद थर्ड में क्या होता है, मैपिंग दिखेगा, ठीक है, यानी .com हटा दिया और उसका नाम देख लिया, तो उसके बाद साथ में मैपिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप में मैप .com, .org ये जो भी है टॉप लेवल डोमेन दिखता है, और थर्ड में मैपिंग दिखता है। इस तरीके से जेनेरिक लेवल डोमेन काम करता है, ठीक है, यानी जेनेरिक डोमेन इस तरीके से काम करता है। अब दोबारा से हम लोग आएंगे अपने स्लाइड्स पे। तो जेनेरिक डोमेन क्या होता है, अब देखिए, इट डिफाइंस द रजिस्टर्ड होस्ट, ये रजिस्टर्ड होस्ट को डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू देयर जेनेरिक बिहेवियर, जैसे उसका जेनेरिक बिहेवियर होता है उसके हिसाब से, यानी .org, .net, .shop, .ai, .com, .in, ठीक है, .in का मतलब इंडिया। ईच नोड इन द ट्री डिफाइंस द डोमेन नेम, जैसे मैंने बताया हर नोड जो ट्री में है उसमें डोमेन नेम डिफाइंड होता है, विच इज एन इंडेक्स टू द DNS डेटाबेस। तो वो इंडेक्स कहाँ होता है, DNS के डेटाबेस में। ऑफ कोर्स डेटाबेस होगा तभी तो इतना सारा DNS का यानी IP एड्रेस आप होल्ड कर पा रहे हैं ना। इट यूज 3 कैरेक्टर लेबल दैट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन टाइप, 3 कैरेक्टर लेवल इस्तेमाल करता है जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप रिप्रेजेंट करता है, जो कि 2012 के बाद इंक्रीज भी हुआ था, जो हमने देख लिया। तो ये सिंपल सा था जेनेरिक डोमेन। इसके बाद एक आता है कंट्री डोमेन, ये भी हमने वहां पर देख लिया, जब जेनेरिक पढ़ रहे थे तो ही कंट्री देख लिया था। द फॉर्मेट ऑफ द कंट्री डोमेन इज द सेम एज अ जेनेरिक डोमेन, यानी जो फॉर्मेट जेनेरिक डोमेन का होता है जो हमने डिटेल में समझा, कंट्री डोमेन का भी फॉर्मेट वैसे ही होता है, बट इट यूज 2 कैरेक्टर कंट्री एब्रीवेशन, लेकिन ये 2 कैरेक्टर इस्तेमाल करता है और वो कंट्री का एब्रीवेशन होता है। वो बोले कंट्री का एब्रीवेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है, समझा देता हूँ। हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एब्रीवेशन होता है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट ऑफ कंट्री कोड एब्रीवेशन अगर आप देखेंगे ना, अब देखिए अफगानिस्तान को AF से अगर 2 कोड में बोलेंगे, यानी 2 और 3 इस तरीके से कोड में, तो अगर अफगानिस्तान रिप्रेजेंट करना है 2 में तो AF बोलेंगे और 3 में AFG। अल्बानिया इस तरीके से, ठीक है, अल्जीरिया इस तरीके से, अमेरिका सोमा इस तरीके से। तो अगर हम लोग आते हैं, अब देखिए अजरबैजान को AZ और AZE, ठीक है, इस तरीके से। बहरैन को आप देखिए BH BHR, ठीक है, इसी तरीके से। बेल्जियम को आप देख सकते हैं BEBEL। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ब्राजील को आप देख सकते हैं BRA आप देखेंगे, अगर आप फुटबॉल वगैरह का मैचेस देखते हैं तो वहां पर BRA आपको दिखता है, ना कि सिर्फ BR, ठीक है। तो वो 3 कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो लोग। इस तरीके से आप देखिए ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी वगैरह, बल्गेरिया आप देख सकते हैं BG और BGR, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हमारा इंडिया कहाँ चले गया भाई, सर्च कर लेते हैं, आ गया। देखिए इंडिया को देखिए आप IN और IND, तो आप क्रिकेट मैच में जब देखेंगे तो वहां पर IN बहुत कम दिखेगा आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम IND दिखता है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप मतलब देख सकते हैं इराक वगैरह का IRQ, और अदर बहुत सा कंट्री, कजाकिस्तान का आप देख सकते हैं KAZ,
कोरिया वगैरह, लेबनान, मोरक्को का आप देखिए MOMSC मैक एड्रेस बन गया इसका, ठीक है, मलेशिया वगैरह, मालदीव्स एंड ऑल। तो ये बेसिकली होता है एब्रीवेशन, ठीक है। ये सिंपल सा, कभी आप कोई फॉर्म वगैरह भी फिल करते हैं तो आपको ये एब्रीवेशन का दिख जाता है, ठीक है। तो ये इजी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, द फॉर्मेट ऑफ द कंट्री डोमेन इज द सेम एज जेनेरिक डोमेन, जैसे हमने बताया, बट इट यूज 2 कैरेक्टर कंट्री एब्रीवेशन इन द प्लेस ऑफ 3 कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशनल एब्रीवेशन। यानी वो जो .com .in वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया भी हुआ है। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें, कंट्री रिलेटेड जो हमने दिया था एग्जांपल, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर जेनेरिक डोमेन में ये इतना लंबा नहीं होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे कि लंदन पेरिस के लिए जो रहता है वैसा टाइप का रहेगा, ठीक है। तो वहां पर वो रहेगा। इसके बाद एक आता है इनवर्स डोमेन। इनवर्स डोमेन में क्या होता है ना, यहाँ पर के इनवर्स डोमेन में क्या होता है, इन द इनवर्स डोमेन इट यूज फॉर मैपिंग एन एड्रेस टू द नेम। इनवर्स डोमेन में क्या होता है कि ये इस्तेमाल करता है मैपिंग को एड्रेस नेम के लिए। व्हेन द सर्वर हैज रिसीव्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, जब सर्वर रिसीव करता है रिक्वेस्ट क्लाइंट से, एंड सर्वर कंटेन द फाइल ऑफ ओनली ऑथोराइज्ड क्लाइंट। अब क्या होता है ना, सर्वर को मिलता है फाइल ओनली ऑथोराइज्ड क्लाइंट से, इट सेंड्स द क्वेरी टू डीएनएस सर्वर टू आस्क फॉर मैपिंग एंड एड्रेस टू सेम नेम। इन आसान शब्दों में, आप जब बोलते हैं कि भाई मुझे ये डोमेन ला के दो, और तो वहां पर वो चेक्स होता है बेसिकली, ठीक है। वो चेक होता है, चेक होने के बाद ऑथोराइज्ड है या नहीं वो चेक होता है। देन वो क्या करता है, डीएनएस क्वेरी को सेंड करता है, तो और मैप किया जाता है उसी एड्रेस से उसी नाम को, यानी जो नाम आप ढूंढना चाहते हैं उसका एड्रेस को मैप किया जाता है, ठीक है। तो इनवर्स डोमेन का कॉन्सेप्ट भी जरा सा समझ लेते हैं, हालांकि बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स डोमेन का। सो हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज इनवर्स डोमेन लाइक दिस, और इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कुछ एडिशनल चीजें भी है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इन नेटवर्किंग एन इनवर्स डोमेन इज अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। ऑफ कोर्स हमें पता है डोमेन नेम सिस्टम का एक स्पेसिफिक सेक्शन है, इसीलिए हम लोग डोमेन नेम सिस्टम का जब टाइप पढ़ रहे थे उसमें एक जेनेरिक डोमेन पढ़ा, एक कंट्री डोमेन पढ़ा और एक इनवर्स डोमेन पढ़ रहे हैं, राइट। इतना तो क्लियर है। डीएनएस हायरार्की यूज अ मैप टू एन आईपी एड्रेस बैक टू ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। यानी ये भी हमें पता है कि जो डीएनएस है उसके पास जो डेटाबेस है वो बेसिकली उसमें जितना भी आईपी है वो हायरार्की बेसिस पे सेट किया हुआ है, ठीक है। जिसके बेसिस पे क्या होता है, वो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस। दिस प्रोसेस इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप व्हिच ट्रांसलेट नेम इनटू आईपी। क्या मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपको google.com चाहिए, जब आपको google.com आप लिख के देते हैं तो वो google.com जो नाम है उसको आईपी में कन्वर्ट करता है ना, और आगे भेजता है वो। लेकिन इनवर्स डोमेन उसका बिल्कुल उल्टा करता है कि आपका आईपी को उस नाम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए, हायरार्की यूज्ड टू मैप एन आईपी एड्रेस बैक टू इट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप व्हिच ट्रांसलेट नेम इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल जो डीएनएस होता है ना, वो डीएनएस फॉरवर्ड हो रहा है, आपने नाम दिया, वो फॉरवर्ड होके कन्वर्ट हुआ आईपी एड्रेस में और आगे नेटवर्क में चला गया। लेकिन इनवर्स डोमेन में क्या होता है कि आप आईपी देते हैं और वो नाम आपको देता है, ठीक है। इसको रिवर्स डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये कैसे होता है, ये आप चेक कर सकते हैं, आप कोई भी आईपी डाल के उसका नाम चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स है। तो ये इनवर्स डोमेन की वजह से ही आपको मिल पाता है। कोर फंक्शन और पर्पस क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इनवर्स डोमेन इज टू परफॉर्म रिवर्स डीएनएस। एग्जैक्टली, रिवर्स डीएनएस ये परफॉर्म करता है लुकअप, ठीक है। क्यों, किस काम के लिए रिवर्स डीएनएस किया जाता है, सवाल तो ये पैदा होता है। दो काम मेजरली होता है, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन एंड ट्रबल शूटिंग। नाउ सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन में सर्वर यूज इट टू वेरीफाई द आइडेंटिफाइड क्लाइंट। फॉर इंस्टेंस, एन ईमेल सर्वर में परफॉर्म an inverse query to ensure an income messages IP address match its claimed domain help to block spam। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्पैम ब्लॉक वगैरह करने के लिए जो ईमेल सर्वर्स होते हैं ना, वो इसको रिवर्स लूप करके यानी रिवर्स लुकअप करके देखते हैं, यानी आईपी को कन्वर्ट करते हैं नाम पे क्लाइंट का, क्लाइंट को आईपी में, इस तरीके से, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पस में काम में आता है। इवन सिक्योरिटी टेस्टिंग में भी आप ये काम करते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी में जब आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग नेटवर्क टेस्टिंग करते हैं तो उस वक्त भी आप करते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। ट्रबल शूट में क्या होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज इट टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ट्रैफिक इन लॉग रिप्लेसिंग न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस विद रिकॉग्नाइजेबल होस्ट नेम। तो ट्रबल शूट में भी इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कि वो इसको आइडेंटिफाई कर सके, इससे सोर्स ऑफ ट्रैफिक इन लॉग, यानी लॉग फाइल, आपको पता है हर बड़ा कंपनी में लॉग जनरेट होता है जिससे आपका पूरा सिस्टम का एक ओवरऑल पता चलता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको, हजारों लाखों में लॉग होता है, उसको आप उससे इनसाइट्स निकालते हैं और पता करते हैं कि क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या बग्स आ रहा है, क्या यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वगैरह वगैरह, सिस्टम कैसा चल रहा है, मॉनिटर करने के लिए आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं
नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट था। इनवर्स डोमेन क्या करता है? इनवर्स डोमेन उल्टा करता है। नॉर्मल डीएनएस क्या करता है? नॉर्मल डीएनएस क्या करता है कि वो आप उसको देते हैं नाम, वो उसको कन्वर्ट करता है आईपी में। इनवर्स डीएनएस उसका उल्टा करता है, आप उसको देंगे आईपी, वो बता देगा कि भाई इस आईपी का कोई नाम है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जेनेरिक डोमेन लेबल्स। अब जो जेनेरिक डोमेन है उसका लेबल है। लेबल का मतलब वही बात जैसे हमने बताया था कि जो एंड में होता है ना, जैसे कि ये वाला, ये शॉप, ऐप वगैरह वगैरह, ठीक है, ये। और यहाँ पर भी हमने उसी नाम से लिखा है ना, लेबल्स। कहाँ चला गया? ये रहा डिस्क्रिप्टिव लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कितना सारा लगा हुआ है, ठीक है, कितना सारा, और सबका मतलब भी है। जैसे कि AERO, अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं .AERO है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज होते हैं, ठीक है। BIZ का एग्जांपल वहां भी दिया हुआ है बिजनेस और फर्म्स के लिए। .com कमर्शियल डोमेन है। CWP कूप कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। EDU एजुकेशन इंस्टीट्यूट। GOV गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इन्फो में इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। INT इंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेल मिलिट्री ग्रुप। म्यूसम यानी म्यूसम एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेम यानी पर्सनल नेम। नेट यानी नेटवर्क सपोर्ट सेंटर, और का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रो का मतलब प्रोफेशनल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा भी लंबा सा लिस्ट है, बट हमें इतना ही जानना जरूरी था, ठीक है। ओके, अब डीएनएस काम कैसे करता है? वैसे ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा था कैसे काम करते हैं, एकदम शॉर्ट में, ये 3 स्टेप में, बट अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि डीएनएस काम कैसे करता है। विद द हेल्प ऑफ डीएनएस प्रोसेस, यूजर कैन एक्सेस वेबसाइट बाय सिंपली एंटरिंग अ डोमेन नेम इनटू द वेबसाइट ब्राउजर। डीएनएस प्रोसेस के वजह से ही यूजर जाके सिंपल सा वेबसाइट में डोमेन नेम का, यानी डोमेन का नाम डालता है, और डीएनएस प्रोसेस कैन डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। यानी डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जब यूजर जाके गूगल या youtube.com मारता है, तो उस वक्त डीएनएस के वजह से ही इतना इजीली आपके सामने वो वेबसाइट खुल के आ जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डीएनएस काम कैसे करता है, इस प्रोसेस को संभालता कैसे करके। तो टोटल 7 स्टेप्स में डीएनएस इसको संभालता है। 7 स्टेप। पहला स्टेप, यूजर जो डालता है, यानी यूजर ने क्या डाला, लेट्स से facebook.com डाल दिया, पहला। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब जैसे ही यूजर ने ये डाल के इंटर हिट किया, सेकंड स्टेप में सबसे पहला चेक होगा, कैश चेक होगा, लोकल कैश चेक होगा। आप बोलेंगे लोकल कैश चेक का मतलब क्या है? कैश बेसिकली क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जो कि आपके प्रोसेस को स्पीड करता है, फास्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझिए, जैसे मैंने बताया कि ये काइंड ऑफ एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को रखता है, ताकि दोबारा उसको जरूरत पड़े तो भाई दोबारा से लोड ना करना पड़े, इजिली काम बन जाएगा। तो पहले वो कैश में चेक करेगा क्या आप उस वेबसाइट में इससे पहले गए हैं। और ये कैश क्या होता है, आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैं क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो मेरा कैश जमा होता रहेगा। तो एक वेबसाइट अब मैंने खोला, दूसरा वेबसाइट उसको दोबारा खोलूंगा, भले ही मैं ब्राउजर बंद कर दूं और कंप्यूटर ऑफ भी कर दूं, वो जल्दी खुलेगा। लेकिन अगर मैं कैश को रीसेट कर देता हूँ, सेटिंग में जाके कुकीज को रीसेट कर देता हूँ, तब जाके फिर हर वेबसाइट प्रॉपर लोड होगा। और ये खास करके इमेजेस वगैरह जो वेबसाइट में होते हैं ना, फॉन्ट्स वगैरह, उसको ये कैश में रखता है, ताकि जल्दी लोड करे नेक्स्ट टाइम, हर बार आपको वेट ना करना पड़े। तो ये जाके कैश में देखेगा कि भाई डीएनएस वगैरह कुछ है इसका, पहले इसने विजिट किया है इस वेबसाइट में कि नहीं। अगर आपने पहले यूट्यूब में विजिट किया, वो कैश से उठा के डायरेक्ट लाके दे देगा आपको, एकदम डायरेक्ट ही, पहला यहीं से स्टेप शॉर्ट होके डायरेक्ट फाइनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन कैश में चेक करने के बाद वो क्या करेगा, यानी कैश में चेक किया, देन अगर नहीं है, देन डीएनएस रिजॉल्वर क्वेरी, देन वो डीएनएस रिजॉल्वर को क्वेरी करेगा। यानी डीएनएस रिजॉल्वर क्या है, आपको पता है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसमें एक रिजॉल्वर है और एक इन्वर्स करने के लिए होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा, ठीक है। तो रिजॉल्वर क्या करता है, रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करेगा का मतलब भाई जो नाम आपको दिया है उस पे मैप्ड आईपी एड्रेस ला के दो, इसी को बोलते हैं रिजॉल्व। और क्वेरी में क्या जाएगा, वो नाम जाएगा। तो स्टेप 3 में ये होगा। स्टेप 4 में क्या होगा, रूट डीएनएस सर्वर, यानी आपको पता है डीएनएस सर्वर के अंदर ही पूरा का पूरा डिटेल होता है। तो पहले रूट डीएनएस सर्वर में जाया जाएगा। उसके बाद 5th नंबर पे क्या किया जाएगा, टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर, यानी टॉप लेवल डोमेन को अलग किया जाएगा, यानी टॉप लेवल डोमेन पता आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन 6 में क्या किया जाएगा, ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर यानी ये देखा जाएगा कि भाई ये जो नाम आपने दिया है ये किस आईपी को अलॉट है, एंड देन आपको फाइनली रिस्पॉन्स सेंड कर दिया जाएगा फाइनल स्टेप में। दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स अ मिलीसेकंड टू लोड वेब पेजेस इंश्योरिंग अ क्विक एंड इफेक्टिव ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। यानी इतना सब कुछ मिली सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। वो भी अगर कैश में है तो और जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डीएनएस काम करता है। अब अगर डीएनएस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाओ ना, तो डीएनएस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। अ हायरार्की स्ट्रक्चर अंडरपिन डीएनएस गारंटिंग स्केलेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी थ्रू आउट द ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। रूट डीएनएस सर्वर कैसा होता है, अब देखिए, द हाईएस्ट लेवल डीएनएस सर्वर दैट नो वेयर टू फाइंड इज टॉप लेवल डोमेन सर्वर। तो ये रूट डीएनएस सर्वर होता है, पहले यहाँ होता है, देन यहाँ जाए, पहले यहाँ जाया जाता है, एज यू कैन सी, पहले यहाँ जाया जाता है रूट डोमेन सर्वर
डीएनएस क्वेरी के बाद उसके बाद टॉप लेवल डोमेन में जाया जाएगा। टॉप लेवल डोमेन में क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन सर्वर दैट मैनेजेस डोमेन एक्सटेंशन लाइक .com .org .in, क्योंकि इससे क्या होगा, वो फिल्टर होगा, इससे वो फिल्टर होगा। सबसे पहले जब आपने बोलेंगे .com, फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे youtube.com, तो जितना भी .org .in .edu ये सब स्किप हो जाएगा, ये सब फिल्टर आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें चेक ही नहीं करना, टाइम बचाओ। तो .com फोकस हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, सर्वर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डीएनएस रिकॉर्ड फॉर डोमेन नेम एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट आईपी एड्रेस, ठीक है। यानी ये आप बोल सकते हैं सर्च करेगा, बहुत बड़ा एक डेटाबेस में सर्च करेगा, पता करेगा कि ये किसको मैप किया हुआ है, लेकिन सर्च करने से पहले इसको फिल्टर किया जाता है ताकि सर्च को छोटा किया जाए, ठीक हो गया। द क्लाइंट कंप्यूटर मेक अ रिक्वेस्ट टू अ लोकल, सॉरी ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, यहाँ थे हम लोग, ठीक है। द क्लाइंट कंप्यूटर मेक्स अ रिक्वेस्ट टू अ लोकल सर्वर नेम, तो कंप्यूटर का जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है लोकल सर्वर का नाम को। इफ द रूट डज नॉट फाइंड द एड्रेस इन द डेटाबेस, इट्स फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू रूट नंबर सर्वर, रूट नेम सर्वर, विच फॉरवर्ड इट टू अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर टू टीडीएस, ठीक हो गया। अच्छा, डीएनएस लुकअप एंड रिजॉल्वर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनएस लुकअप और रिजॉल्वर, रिजॉल्वर क्या करता है? रिजॉल्व करता है। लुकअप क्या करता है? आपको दिखाता है, लेकिन वो क्या मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है वो समझिए। देखिए, डीएनएस लुकअप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम सच एज www. जैसे कि google.com हो गया, इनटू इट्स मैचिंग आईपी एड्रेस सच एज इतना, व्हिच कंप्यूटर यूज्ड टू फाइंड एंड कनेक्ट विद वन अनदर ऑन इंटरनेट। इट इज नोन एज डीएनएस लुकअप, इट इज कॉल्ड डीएनएस रेजोल्यूशन, ठीक हो गया। इतना समझ में आया। डीएनएस लुकअप का मतलब ये है कि आप उसको नाम देंगे, वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, जिसको कंप्यूटर आगे इस्तेमाल करेगा, और ये इंटरनेट में इस्तेमाल होता है। इसको डीएनएस लुकअप भी बोला जाता है और इसको डीएनएस रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, व्हेन अ यूजर एंटर डोमेन नेम इनटू देयर ब्राउजर, जैसे आप अपना डोमेन नेम अपने ब्राउजर में डालते हैं, डीएनएस लुकअप स्टार्ट हो जाता है। द क्वेरी पास थ्रू सर्वर्स लाइक डीएनएस रिजॉल्वर, क्वेरी डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है, रूट सर्वर के पास जाता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाता है, एंड अथॉरिटेटिव सर्वर्स के पास जाता है। आफ्टर लोकेटिंग आईपी एड्रेस, द ब्राउजर एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद द वेबसाइट सर्वर एंड लोड द पेज। और जैसे उसको आईपी मिल जाता है, ब्राउजर एस्टैब्लिश करता है कनेक्शन को और वेबसाइट का सर्वर से पेज को लेकर लोड कर देता है। अब डीएनएस रिजॉल्वर क्या होता है? लुकअप तो आप समझ गए, रिजॉल्वर क्या होता है? सिंपली रिफर्ड टू एज डीएनएस क्लाइंट, इसको डीएनएस क्लाइंट भी कहा जाता है। अ डीएनएस रिजॉल्वर इज कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनएस लुकअप। द डीएनएस रिजॉल्वर मेक इट सिंपल फॉर ऐप टू एक्सेस वेरियस वेबसाइट एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट बाय यूटिलाइजिंग यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम, व्हिच आल्सो रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिमेंबरिंग आईपी एड्रेस। यानी डीएनएस रिजॉल्वर क्या करता है? ये बेसिकली शुरू करता है डीएनएस लुकअप का प्रोसेस को। यानी डीएनएस लुकअप करने के बाद सबसे पहले डीएनएस रिजॉल्व होगा ना, यानी ह्यूमन रीडेबल जो नंबर यानी नाम है उसको आईपी में कन्वर्ट किया जाएगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिखा है, ये डीएनएस लुकअप का था, ठीक है, इतना तो डीएनएस लुकअप था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिखा है, डोमेन नेम सिस्टम ब्राउजर डीएनएस लुकअप स्टार्ट, यानी ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बढ़िया, द क्वेरी पास थ्रू सर्वर लाइक डीएनएस रिजॉल्वर, ये रहा डीएनएस रिजॉल्वर, तो डीएनएस लुकअप डीएनएस रिजॉल्वर को भेजेगा। यही सेम चीज हमने यहाँ भी देखा, एज यू कैन सी, बल्कि यहाँ देखा डीएनएस रिजॉल्वर को भेजा, ठीक है। ये डीएनएस लुकअप था बेसिकली, ये डीएनएस रिजॉल्वर को भेजा, ये रूट डीएनएस को भेजा, ये टॉप लेवल डोमेन को भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर रूट सर्वर, टॉप लेवल डोमेन और अथॉरिटेटिव सर्वर, ठीक है। इस तरीके से पूरा फिर आईपी एड्रेस इसको मिला और फिर यूजर इसको दिखा दिया, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा ना डीएनएस रिजॉल्वर क्वेरी, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे यहाँ पर के टाइप्स ऑफ क्वेरी। अब डीएनएस रिजॉल्वर्स का बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेरी होता है। द डीएनएस क्वेरी रिक्वायर ऑकर इन डीएनएस लुकअप। अब डीएनएस लुकअप जब होता है तभी डीएनएस क्वेरी का काम में आता है। डीएनएस लुकअप कब होता है? ये वाला, जैसे आप www लिख के एंटर हिट करते हैं तो डीएनएस लुकअप स्टार्ट हो जाता है, एज यू कैन सी, ठीक है। व्हिच आर बेसिकली द थ्री टाइप्स दैट डिफाइन हाउ इट्स कम्युनिकेट टेक्स प्लेस। यानी जब डीएनएस लुकअप होता है तो डीएनएस क्वेरी आता है। अब जब डीएनएस क्वेरी आता है तो तीन ही तरीके से डीएनएस क्वेरी हो सकता है कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस में, यानी कम्युनिकेशन उसके बाद ही टेक होता है बेसिकली, तीन में से कोई एक सही। पहला होता है रिकर्सिव क्वेरी। इसका मतलब क्या होता है? इन रिकर्सिव क्वेरी द डीएनएस क्लाइंट रिक्वेस्ट द डीएनएस सर्वर, डीएनएस क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डीएनएस सर्वर से रिकर्सिव क्वेरी में टू प्रोवाइड अ कंप्यूटर आंसर, टू प्रोवाइड अ कंप्लीट आंसर, कि वो भाई कंप्लीट आंसर दे दे, आइदर आईपी एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्टेड डोमेन और एन एरर मैसेज, या तो आईपी एड्रेस दे दो जो भी डोमेन के बारे में हमने रिक्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने बोला google.com, तो भाई हमें गूगल का आईपी लाके दो, या तो एरर दे दो। दिस डीएनएस सर्वर टेक्स फुल्ली रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वेरिंग अदर सर्वर्स इफ नीडेड अंटिल इट्स फाइंड द फाइनल आंसर। यानी ये जो डीएनएस सर्वर है ये पूरा रिस्पांसिबिलिटी लेता है क्वेरी करके लाने के लिए अदर सर्वर से, अगर जरूरत पड़ता है, अंटिल द फाइनल आंसर, सिवाय फाइनल आंसर के। फाइनल आंसर क्या होगा? या आईपी लाके देगा या एरर मैसेज देगा। तो रिकर्सिव क्वेरी यही काम करता है, या तो आंसर यानी आईपी या तो एरर मैसेज। आइटरेटिव क्वेरी क्या होता है?
है। इन एन आइटरेटिव क्वेरी द डीएनएस सर्वर डज नॉट फेच द कंप्लीट आंसर इटसेल्फ। आइटरेटिव क्वेरी में क्या होता है, डीएनएस सर्वर पूरा का पूरा आंसर कंप्लीटली फेच नहीं करता। इंस्टेड इफ इट डज नॉट और डजंट हैव इंफॉर्मेशन इट रिस्पॉन्ड्स विद अ रेफरल एड्रेस टू अनदर डीएनएस सर्वर दैट माइट नो द आंसर। द क्लाइंट देन कंटिन्यू क्वेरिंग दिस सर्वर वन बाय वन अंटिल इट गेट द रिजल्ट। आइटरेटिव क्वेरी में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, आइटरेटिव क्वेरी। आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, आइटरेशन, आइटरेट करना। आइटरेट का मतलब होता है घूमना, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप क्या करता है, आइटरेट करता है। तो आइटरेटिंग क्वेरी का मतलब ये होता है कि डीएनएस सर्वर जो होता है ना, वो कंप्लीट आंसर फेच नहीं करता खुद से। वो क्या करता है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है फॉर कोई चीज का वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है, क्वेरी में उसको नहीं मिल रहा है, सो इट रिस्पॉन्ड रेफरल द एड्रेस टू अनदर डीएनएस सर्वर। तो वो क्या करता है, वही एड्रेस को रिफर कर देता है दूसरे डीएनएस सर्वर में कि भाई उसके पास हो सकता है जवाब हो। देन क्लाइंट कंटिन्यू क्वेरिंग, और क्लाइंट फिर कंटिन्यू ऑटोमेटिकली वो क्वेरी करता रहता है वन बाय वन अंटिल कि उसको आंसर मिल जाता है। यानी किसी न किसी के पास तो होगा आंसर, ठीक है। तो रिकर्सिव का अप्रोच आप समझ गए, एक बार में लाके दो या तो एरर दो। आइटरेटिव में क्या है कि भाई मुझे तो लाके दो, एक बार में नहीं भी हो रहा है बट लाके दो। और नॉन रिकर्सिव क्वेरी में क्या होता है, व्हेन अ डीएनए रिजॉल्वर्स आस्क अ डीएनएस सर्वर फॉर अ रिकॉर्ड दैट हैज एक्सेस टू ड्यू टू अ रिकॉर्ड दैट इट इज इन कैश, दिस इज नोन एज नॉन रिकर्सिव क्वेरी। क्या मतलब, जब डीएनएस रिजॉल्वर मांगता है डीएनएस सर्वर से, यानी आस्क करता है डीएनएस सर्वर को फॉर अ रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड के लिए या रिकॉर्ड के लिए दैट हैज एक्सेस, जिसको एक्सेस किया गया है, टू ड्यू टू अ रिकॉर्ड दैट इन इट्स कैश। अब जाहिर सी बात है, जब एक चीज को एक्सेस किया गया है तो उसको कैश में रखा जाता है। तो फिर क्या होता है, दिस इज नोन एज नॉन रिकर्सिव क्वेरी। यानी आपको कैश से ही मिल गया ना, तो आपको रिकर्सिव क्वेरी नहीं करना पड़ा, ठीक है, पूरा लाना नहीं पड़ा, ऑलरेडी कैश में पड़ा था, आप लेके आ गए। तो रिकर्सिव क्वेरी और आइटरेटिव क्वेरी, यही देखा जाए तो दो मेन है। और नॉन रिकर्सिव क्वेरी तो वो है जो कैश से मिल जाए। तो ये टाइप्स ऑफ डीएनएस क्वेरी था। डीएनएस कैशिंग एंड टीटीएल। अब डीएनएस कैशिंग क्या होता है, हमने यहाँ पर कैशिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो अब यहाँ पर कैश थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डीएनएस कैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डीएनएस क्वेरी रिजल्ट टेम्पररी ऑन द डिवाइस और डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर या डिवाइस में टेम्पररी डीएनएस क्वेरी को होल्ड करना, स्टोर करना, इसको डीएनएस कैशिंग बोलते हैं। व्हेन यू रिविजिट अ वेबसाइट योर सिस्टम कैन यूज द कैश्ड डीएनएस रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ न्यू डीएनएस क्वेरी, सेविंग द टाइम, इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कैश में रखा जाता है और उसी से इस्तेमाल किया जाता है। अब टीटीएल यानी टाइम टू लाइव, ये क्या होता है, टीटीएल इज अ सेटिंग इन डीएनएस रिकॉर्ड। डीएनएस रिकॉर्ड में एक सेटिंग होता है टीटीएल दैट डिफाइंस हाउ लॉन्ग अ डीएनएस रिकॉर्ड शुड बी स्टोर इन द कैश बिफोर इट्स एक्सपायर एंड नीड टू बी रिफ्रेश फ्रॉम द अथॉरिटी वेबसाइट सर्वर, डीएनएस सर्वर। मतलब ये है यहाँ पर कि टीटीएल यानी टाइम टू लाइव एक सेटिंग होता है डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर, जो कि बताता है कि कितना टाइम तक डीएनएस रिकॉर्ड रहेगा स्टोर्ड कैश के अंदर, क्योंकि उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो फिर से डीएनएस सर्वर में जाकर आपको मैप करना पड़ेगा। टीटीएल इज मेजर्स इन सेकंड। टीटीएल जो है टाइम टू लाइव, ये सेकंड्स में मेजर होता है। द लोअर टीटीएल मीन मोर फ्रीक्वेंट अपडेट, यूजफुल व्हेन डीएनएस रिकॉर्ड चेंज ऑफ्टन। यानी अगर टीटीएल आपका लो है तो इसका मतलब क्या है कि अपडेट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो डीएनएस रिकॉर्ड है उसमें चेंज काफी ज्यादा हो रहा है। यानी अगर चेंज काफी ज्यादा हो तो ये यूजफुल होता है। लेकिन हायर टीटीएल इंप्रूव स्पीड बट डिले प्रोपोगेशन ऑफ चेंज। हायर टीटीएल जो है यानी टाइम टू लाइव अगर हाई है तो इससे क्या होता है, स्पीड इंप्रूव होता है, लेकिन इससे कुछ डिले ऑफ चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ टीटीएल फॉर example.com is 3600 millisecond, the item is cached for 1 hour before a new lookup is required, ठीक है। कैश कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने example.com में हिट किया तो 3600 सेकंड आपको लगा और ये आइटम कैश हो गया। अब कैश कितने देर के लिए हुआ, 1 घंटे के लिए हुआ। तो 1 घंटे के लिए अगर दोबारा से आप example.com करेंगे, वो दोबारा से एनएस लुकअप नहीं करेगा, यानी डीएनएस लुकअप नहीं करेगा वो, ठीक है। और कैश में से इस्तेमाल करेगा, सो ऑफ कोर्स वो फास्ट होगा। इसके बाद आता है डीएनएस सिक्योरिटी एंड डीएनएस एसईसी। Yes. अब डीएनएस सिक्योरिटी और डीएनएस एसईसी क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जाहिर सी बात है, जितना भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं इसके बगैर कैसे एक्सेस करेंगे। बट ट्रेडिशनल डीएनएस वाज नॉट डिजाइंड विद स्टोर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर, मेक इट वल्नरेबल टू अ वेरियस अटैक्स सच एज डीएनएस स्पूफिंग और कैश पॉइजनिंग। यानी ट्रेडिशनल डीएनएस जो बना था ना, स्टार्टिंग में जो डीएनएस बना था वहां पर तो इतना सिक्योरिटी था नहीं, इतना डिजाइन हुआ ही नहीं था कि सिक्योरिटी पर्पस में बने, वो तो काम करने के पर्पस में बना था। तो इस वजह से क्या हुआ, इस पे वल्नरेबिलिटीज काफी ज्यादा था, वेरियस अटैक होता था इस पे, जैसे कि डीएनएस स्नूफिंग होता था, स्पूफिंग होता था, कैश पॉइजनिंग होता था। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से और इसको फिक्स करने की वजह से
डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशन को लाया गया। तो डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशन को ही हम लोग डीएनएस यानी डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम और एसईसी यानी सिक्योरिटी एक्सटेंशन इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रोटेक्ट डीएनएस डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। द डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशन यानी डीएनएस एसईसी वेर इंट्रोड्यूस। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, डीएनएस को ऑथेंटिसिटी को बचाने के लिए डीएनएस एसईसी को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस प्रोटोकॉल वाज क्रिएटेड टू सॉल्व सिक्योरिटी इशू इन डीएनएस। डीएनएस में जो सिक्योरिटी इशू था उसको सॉल्व करने के लिए उसको बनाया गया। इट इनेबल रिजॉल्वर टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डीएनएस आंसर बाय इंक्लूडिंग क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर टू डीएनएस एंट्री। यानी अब यहाँ पर क्या होने लगा ना कि ये रिजॉल्वर को इनेबल करता था कि ये वेरीफाई कर सके इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ डीएनएस आंसर बाय इंक्लूडिंग क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर टू डीएनएस एंट्रीज। यानी अब क्रिप्टोग्राफी की मदद से जो डीएनएस का एंट्री था ना उसको बेसिकली इनक्रिप्ट किया जाता था और फिर उसको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके ही आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। यानी सिक्योरिटी एनहांस कर दिया गया। डीएनएस एसईसी इंश्योर्ड दैट द डेटा अ यूजर गेट बैक फ्रॉम डीएनएस क्वेरी हैज नॉट बीन चेंज्ड। और डीएनएस एसईसी ये भी ध्यान रखता था ना कि जो डेटा यूजर के पास जा रहा है ना डीएनएस क्वेरी से वो बदले ना। बाय कंप्रीहेंडिंग डीएनएस एसईसी स्टूडेंट कैन हेल्प प्रोटेक्ट वेबसाइट फ्रॉम डीएनएस बेस्ड अटैक एंड गारंटीड सिक्योर एंड जीनियस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है डीएनएस के ऊपर, साथ साथ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को हेल्प मिलता है कि वो अपने वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को डीएनएस यानी डीएनएस बेस्ड अटैक से बचा सके और सिक्योर प्रोवाइड कर सके। आप देखिए यहाँ पर गारंटी लफ्ज एकदम कतई नहीं है, यानी एकदम ऐसा नहीं है कि 100% कुछ भी गारंटीड 100% नहीं होता इंटरनेट पे। ये दुनिया में कुछ भी 100% नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे रहता है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो 100% इन द सेंस की मैक्सिमम सिक्योरिटी, ठीक है, और इससे आपको ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा ही देगा। अब रिवर्स डीएनएस लुकअप क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन यहाँ पर अलग चीज के लिए देखा जा रहा है। ठीक है, रिवर्स डीएनएस लुकअप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रिवर्स डीएनएस लुकअप, जिसको आर डीएनएस भी कहा जाता है, इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डोमेन नेम एसोसिएटेड विद आईपी। ये बेसिकली ढूंढा जाता है कि भाई एक आईपी तुमको देंगे, इस पे एसोसिएटेड कौन कौन सा डोमेन नेम है तुम ला के दो। ठीक है, उल्टा दिस इज द रिवर्स ऑफ द नॉर्मल डीएनएस लुकअप व्हिच रिजॉल्व्स अ डोमेन नेम इनटू आईपी। और ये एग्जैक्टली रिवर्स है नॉर्मल डीएनएस लुकअप का। ठीक है, टिपिकल यूज फॉर रिवर्स डीएनएस का इस्तेमाल आमतौर पे कब किया जाता है? ईमेल स्पैमिंग फिल्टर के लिए, नेटवर्क ट्रबल शूट के लिए, लॉगिन एंड एनालिटिक्स के लिए और सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए। रिवर्स डीएनएस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ईमेल सर्वर, यानी ईमेल सर्वर के लिए जो रिवर्स डीएनएस है वो बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिकुलरली अच्छा होता है टू वेरीफाई दैट इनकमिंग मेल इज कमिंग फ्रॉम लेजिटिमेट सर्वर। ये देखने के लिए कि जो इनकमिंग मेल आ रहा है वो लेजिटिमेट सर्वर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेनी ईमेल सिस्टम विल रिजेक्ट मैसेज फ्रॉम द सर्वर दैट डोंट हैव अ प्रॉपर डीएनएस रिवर्स डीएनएस रिकॉर्ड। और बहुत सारा सिस्टम जो होता है ना और सर्वर जो होता है वो रिजेक्ट कर देता है जहां पर भी कोई भी वेबसाइट जहां से ईमेल आ रहा है वो प्रॉपर डीएनएस रिकॉर्ड जिसके पास यानी प्रॉपर रिवर्स डीएनएस रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, और आप देखते होंगे बहुत टाइम आप 10 मिनट ईमेल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत से वेबसाइट में वो नहीं चल पाता, इसीलिए नहीं चलता है। डीएनएस रिकॉर्ड टाइप। अब डीएनएस रिकॉर्ड का क्या क्या टाइप होता है? डीएनएस रिकॉर्ड इज एन एंट्री इन द डीएनएस डेटाबेस। डीएनएस रिकॉर्ड एक एंट्री है जो डीएनएस डेटाबेस में किया जाता है दैट टेल्स द इंटरनेट हाउ टू हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम डोमेन नेम। ये बेसिकली इंटरनेट को बताता है कि मेरा डोमेन नेम का रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है। ईच रिकॉर्ड टाइप डिफाइंस अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो रिकॉर्ड का टाइप है उसका अलग अलग काम है। अब यहाँ पर बेसिकली कुछ ही रिकॉर्ड्स हैं मौजूद और ये खास करके आप तब देखते हैं जब आप डोमेन नेम वगैरह यानी होस्टिंग वगैरह जब आप करते हैं तब। ठीक है, अब ए रिकॉर्ड क्या होता है? मैप एंड आईपी फॉर एड्रेस टू अ डोमेन नेम। एग्जांपल ये और ये, ठीक है, यानी google.com और ये एक मैप करेगा। इट इज द मोस्ट पॉपुलर डीएनएस रिकॉर्ड यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग अ डोमेन नेम आईपी इनटू वेबसाइट। सिंपल सी बात है, यानी आपके आईपी के थ्रू आपको वेबसाइट सेंड कर दिया जाएगा ए रिकॉर्ड में। सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है? मैप वन डोमेन नेम एलियस टू अनदर डोमेन नेम कैनोनिकल नेम। यानी एक डोमेन नेम को दूसरा डोमेन नेम में एज एन एलियस आप बता देते हैं। समझा रहे एलियस का मतलब क्या होता है? फॉर इंस्टेंस www.t.tech.com कैन बी एलियस फॉर t.tech.com। यानी एलियस बेसिकली क्या होता है? एक नाम की जगह दूसरे नाम को इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, एक google.com है, आप उसको googly.com कर सकते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एमएक्स रिकॉर्ड क्या होता है? टेल्स द इंटरनेट वेयर टू डिलीवर ईमेल फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन। ये बताता है कि इंटरनेट में कहाँ पर डिलीवर करना है ईमेल को पर्टिकुलर डोमेन में। इट स्पेसिफाइज द मेल सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इनकमिंग ईमेल्स। और ये स्पेसिफिक जो होता है ना एमएक्स रिकॉर्ड, ये ईमेल सर्वर या मेल सर्वर संभालने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, स्टोर टेक्स्ट बेस्ड डेटा, जिसमें क्या होता है कि टेक्स्ट बेस्ड डेटा को स्टोर किया जाता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट
email security protocols like DKIM and SPF and to confirm domain name ownership। ठीक है, इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसे कि DKMI वगैरह और SPA को भी, और ये कंफर्म करता है डोमेन का ओनर को। ठीक हो गया, ये 4 किस्म का डीएनएस रिकॉर्ड होता है। अब डीएनएस कैश लोकेशन, डीएनएस जो कैश होता है ना, इसका लोकेशन कहाँ होता है? डीएनएस कैश ऑकर इन मल्टीपल लेवल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस डीएनएस क्वेरी ट्रैफिक। अब डीएनएस का जो कैशिंग होता है ना, वो मल्टीपल लेवल पे होता है, जिससे आपका सिस्टम को या जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है उसका परफॉर्मेंस को स्मूथ किया जाए और रिड्यूस किया जाए डीएनएस क्वेरी का ट्रैफिक को। 2 किस्म से होता है, ब्राउजर बेस्ड कैश और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल डीएनएस कैशिंग। इसका क्या मतलब है? इतना तो समझ में आ रहा है कि ब्राउजर बेस्ड कैश में क्या होता है, वेब ब्राउजर आर डेवलप्ड बाय डिफॉल्ट कैश डीएनएस रिकॉर्ड फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। यानी हर ब्राउजर जो है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही बनता है कुछ कैश को होल्ड करने के लिए, यानी कुछ कैश से मतलब कुछ वक्त के लिए कैश को होल्ड करने के लिए। द ब्राउजर कैश इज द फर्स्ट लोकेशन लुकअप फॉर द रिक्वेस्ट रिकॉर्ड व्हेन द रिक्वेस्ट इज मेड फॉर डीएनएस रिकॉर्ड। यानी जब आप फिर रिकॉर्ड करते हैं ना कभी भी google.com, youtube.com, instagram.com, सबसे पहले आपके ब्राउजर के डीएनएस में जाके कैश में वो चेक करता है कि ये आप इस पे पहले विजिट किए हैं या नहीं किए हैं तो वो दोबारा से दिखा देगा आपको वही, और अगर नहीं किए तो फिर एनएस लुकअप करने लगेगा। ठीक है, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस लेवल डीएनएस कैशिंग। ये कैसे होता है? योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रिसेंटली रिजॉल्व्ड डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस मैप्ड इन मेमोरी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना कंप्यूटर का, वो रिसेंटली स्टोर किया होता है जो आपने रिजॉल्व ऑलरेडी किया है, यानी डोमेन नेम से आईपी को, उसको मेमोरी में कुछ वक्त के लिए रखता है। ठीक है, यानी कैश मेमोरी के अंदर जो अपना कंप्यूटर वाला कैश मेमोरी होता है। दिस हेल्प्स स्पीड अप द फ्यूचर रिक्वेस्ट टू बी सेम डोमेन विदाउट नीड टू क्वेरी द डीएनएस सर्वर अगेन। इससे मदद ये होता है, इससे हेल्प ये होता है कि स्पीड अप हो जाता है कि भाई फ्यूचर रिक्वेस्ट जो भी आपको जरूरत पड़ेगा इसी डोमेन से रिलेटेड, तो आपको दोबारा से क्वेरी का जरूरत यानी डीएनएस क्वेरी का जरूरत करना नहीं पड़ेगी। ठीक है, अ स्टब रिजॉल्वर और डीएनएस क्लाइंट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डिजाइन टू हैंडल दिस क्वेरी। यानी स्टब रिजॉल्वर या फिर डीएनएस क्लाइंट, ये टर्म्स इस्तेमाल होता है डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डिजाइन टू हैंडल दिस क्वेरी। अ स्टब रिजॉल्वर फर्स्ट डिटरमाइन वेदर इट हैज द रिकॉर्ड इन इट्स ओन कैश बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू अ रिक्वेस्ट फॉर एन एप्लीकेशन। इफ नॉट, it send an DNS query to DNS recursive resolver within the internet service provider IPS outside the local network। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि स्टब रिजॉल्वर जो है वो पहले क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि रिकॉर्ड कहाँ पर है, अपने ओन कैश में है बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू अ रिक्वेस्ट फॉर एन एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन में दोबारा रिक्वेस्ट भेजने से पहले कि भाई जाके दोबारा से चेक करके आओ, वो पहले अपने कैश में देखेगा। अगर उसको ना मिले, इट सेंड द डीएनएस क्वेरी टू डीएनएस रिकर्सिव रिजॉल्वर। अगर उसको अपने लोकल में कैश में ना मिले तो वो क्या करेगा, डीएनएस रिकर्सिव रिजॉल्वर को भेज देगा जो कि इंटरनेट पे है, जो आईपीएस के थ्रू होके जाएगा, यानी आपको जिसने नेटवर्क दिया है उसके थ्रू होके जाएगा आउटसाइड द लोकल नेटवर्क, जो कि लोकल नेटवर्क से बाहर होता है, यानी वो पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं आप। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा बेसिकली कंप्लीट हो गया डीएनएस। तो डीएनएस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा डीएनएस होता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम में कुछ टाइप देखा, जिसने हमने देखा जेनेरिक डोमेन होता है, कंट्री डोमेन होता है, इनवर्स डोमेन होता है। जेनेरिक डोमेन ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, हमने वो डिटेल में पढ़ा, कुछ जेनेरिक डोमेन के एग्जांपल देख लिया, डीएनएस काम कैसे करता है, यानी स्टेप्स कैसे होता है वो हमने देखा, एक स्ट्रक्चर क्या है डीएनएस का वो हमने देखा, रूट सबसे ऊपर होता है, फिर टॉप लेवल डोमेन और फिर एग्जैक्टली मैपिंग होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा डीएनएस लुकअप और रिजॉल्वर, यानी डीएनएस लुकअप जैसे ही आप google.com लिख के टैप करते हैं, हिट डीएनएस लुकअप स्टार्ट होता है। फिर प्रोसेस क्या चलता है, डीएनएस लुकअप होने के बाद द क्वेरी पास टू डीएनएस रिजॉल्वर, फिर रूट सर्वर, फिर टॉप लेवल सर्वर एंड फिर ऑथोरिटेटिव सर्वर, और फिर आपको आंसर मिल जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेरीज देखा, फिर हमने 3 किस्म का क्वेरी होता है, रिकर्सिव क्वेरी, आइटरेटिव क्वेरी और नॉन रिकर्सिव क्वेरी। बेसिकली रिकर्सिव और आइटरेटिव के अंदर ही आ जाता है, देखा जाए तो 2 किस्म में होता है। इसके बाद डीएनएस कैशिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा क्या होता है, टाइम टू लाइफ का कॉन्सेप्ट देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि डीएनएस में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है तो सिक्योरिटी एक्सटेंशन भी डाल दिया गया डीएनएस में। फिर हमने देखा रिवर्स डीएनएस लुकअप क्या होता है और इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड टाइप, बहुत किस्म का टाइप होता है डीएनएस रिकॉर्ड, जिसमें हमने देखा कि ए रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड और टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या होता है। फिर हमने डिटेल से समझा कि डीएनएस कैशिंग लोकेशन क्या होता है, तो बेसिकली 2 जगह ही लोकेट हो सकता है आपका कैश, एक ब्राउजर में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फाइनली हमने डीएनएस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे एफटीपी के बारे में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। इंट्रोडक्शन टू एफटीपी। अब डीएनएस को डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एफटीपी को। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी स्टैंड्स फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ओवर अ टीसीपी आईपी नेटवर्क सच एज इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बयान हो गए, वो ये है कि एफटीपी जो है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक स्टैंडर्ड है, खास करके उस वक्त जब फाइल को ट्रांसफर किया जाता है क्लाइंट और
सर्वर के द्वारा, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में। और ये जो ट्रांसफर होता है ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके होता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके होता है, इंटरनेट के ऊपर भी और लोकली भी। यानी फाइल ट्रांसफर करना है क्लाइंट और सर्वर में, या फाइल ट्रांसफर करना है दो डिवाइस के दरमियान, तो लोकली भी करेंगे तो एफटीपी इस्तेमाल होगा, और इंटरनेट पे करेंगे तो भी एफटीपी इस्तेमाल होगा। एफटीपी इज अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। देयर आर ऑल्सो अदर प्रोटोकॉल्स, और भी प्रोटोकॉल्स है जैसे कि HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच आर यूज टू मूव फाइल बिटवीन कंप्यूटर, जो कि फाइल को मूव करने में हेल्प करता है, बट दे आर लेस फोकस्ड एंड क्लियर एज कम्पेयर टू एफटीपी। यानी एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जैसे कि HTTP है, और भी कुछ एक दो प्रोटोकॉल्स है, वो बेसिकली उतना आइडियल नहीं होता, क्योंकि उतना रिच और उतना फिक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करते फाइल ट्रांसफर करने में जितना एफटीपी करता है। इसीलिए एफटीपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जब आप फाइल ट्रांसफर करने की बात करें विया ओवर इंटरनेट या फिर लोकली। और ये यूज क्या करता है? टीसीपी आईपी मॉडल को, तो इसलिए रिलायबल भी है। की पॉइंट ऑफ एफटीपी। अब एफटीपी से रिलेटेड तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। एफटीपी इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय टीसीपी, यानी टीसीपी आईपी प्रोवाइड करता है ये प्रोटोकॉल को, यानी एफटीपी प्रोटोकॉल को, ठीक है। यानी टीसीपी आईपी मॉडल में ये मौजूद है। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। और ये करता क्या है? एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फाइल को ट्रांसफर करवाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज फाइल्स फ्रॉम देयर क्रिएटर टू कंप्यूटर एज एक्ट एज अ सर्वर फॉर अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मेनली इस्तेमाल होता है ट्रांसफर करने के लिए वेब पेजेस के फाइल को फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर दैट द एक्ट एज अ सर्वर टू अदर कंप्यूटर। यानी आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर में, तो आप एक तरफ से सर्वर बन गए, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? सर्वर देता है, क्लाइंट लेता है, तो आप दे रहे हैं तो आप सर्वर बन गए, और जिसको दे रहे हैं इंटरनेट पे वो एक तरफ से क्लाइंट बन गया। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग फाइल्स टू अ कंप्यूटर फ्रॉम अ सर्वर फ्रॉम अदर सर्वर। यानी दूसरे किसी भी सर्वर से, नेटफ्लिक्स का सर्वर से आप मूवी देखते हैं या फिर किसी और वेबसाइट में डाउनलोड वगैरह करते हैं ना, तो डाउनलोड भी अपने कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए भी काम में आता है। तो तीन ही की पॉइंट है जो तीनों ही फाइल से रिलेटेड है, कि फाइल ट्रांसफर करेंगे, फाइल डाउनलोड करेंगे, या फाइल से जब डील करते हैं खास करके इंटरनेट पे या लोकली, तो एफटीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एफटीपी का आप बोल सकते हैं ब्रीफली मोटा मोटा पूरा इंट्रोडक्शन की पॉइंट्स के साथ था। अब वाई एफटीपी एंड इट्स मैकेनिज्म। एफटीपी ही क्यों और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफटीपी क्यों? थॉट रिफरिंग अ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज सिंपल, इट कैन कॉज प्रॉब्लम। यानी सुनने में आपको लगता है, ये दिखने में लगता है कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में आप फाइल अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो सिंपल है, लेकिन एक्चुअली में इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तीन यहाँ पर लिस्ट किया है हमने, वो क्या है देखिए। टू सिस्टम्स मे हैव डिफरेंट फाइल कन्वेंशन। अब दो सिस्टम में अलग अलग फाइल कन्वेंशन हो सकता है। फाइल कन्वेंशन से बोला था फाइल गाइडलाइन, फाइल का फॉर्मेट हो गया, उसका साइज हो गया, बहुत सारा चीज होता है यहाँ पर। दूसरा प्रॉब्लम आता है टू सिस्टम्स मे हैव डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड डेटा। ये भी हो सकता है कि दो सिस्टम है, दोनों अलग अलग तरीके से टेक्स्ट और डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, यानी उनका मैकेनिज्म अलग हो टेक्स्ट और डेटा के साथ प्रोसेसिंग करने का। इसी तरीके से टू सिस्टम, ये थर्ड प्रॉब्लम जो आता है जब आप फाइल ट्रांसफर करवाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में। टू सिस्टम्स में हैव डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दोनों सिस्टम का अलग होगा, तो उसमें भी कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होता है जब आप एक फाइल को दूसरे फाइल में, यानी एक सिस्टम से एक फाइल को सेंड करते हैं, दूसरे सिस्टम में उसी फाइल को रिसीव करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आता है। सुनने में ये सिंपल लगता है कि सिर्फ फाइल ही तो ट्रांसफर हो रहा है, बट ये तीन प्रॉब्लम मेजरली आता है, और यही रीजन है कि एफटीपी का मैकेनिज्म ऐसा बना है ना कि वो ये तीन प्रॉब्लम को हैंडल कर लेता है, इसीलिए हम लोग एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं। FTP protocol overcome these problems by establishing two connection between hosts, one for data transfer and other for control connection। और FTP क्या करता है ना, यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। जब आप किसी को सेंड करेंगे, कुछ रिसीव करेंगे, तो कनेक्शन तो बनेगा ना होस्ट और डेस्टिनेशन तक, या होस्ट टू होस्ट में, तो दो कनेक्शन बनेगा। एक कनेक्शन तो वो होगा जिसमें डेटा ट्रांसफर होगा, यानी आप टनल समझ लेना समझाने के लिए। एक कनेक्शन एक टनल है, एक टनल तो ऐसे बनेगा जिससे डेटा ट्रांसफर होगा, दूसरा टनल ऐसा बनेगा जिसमें वो कनेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब क्योंकि एफटीपी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इसीलिए एफटीपी स्टैंडर्ड है, और आमतौर पे फाइल ट्रांसफर का जब भी नाम आएगा एफटीपी को ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं एफटीपी का, कि एफटीपी कैसे करके ये सब करता है। मैकेनिज्म ऑफ एफटीपी। द एफटीपी क्लाइंट हैज थ्री कंपोनेंट। एफटीपी क्लाइंट के पास तीन कंपोनेंट होता है। एफटीपी क्लाइंट से मुराद क्या है? जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी फाइल को वो सेंड करने के लिए या लेने के लिए, खास करके लेने के लिए, तो आपके पास तीन कंपोनेंट होता है। एक होता है यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू जाकर आप एक्सेस, यानी यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि अगर आपको फाइल लेना है तो आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है ना, आप वहां से क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, या फिर अपलोड का ऑप्शन आता है, जहां पर आप अपना फाइल डालते हैं
अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो एक यूजर इंटरफेस होना चाहिए जहां से आप अपना डेटा को सेंड कर सके, वो मोस्टली वेबसाइट या एप्लीकेशन होगा। दूसरा होगा कंट्रोल प्रोसेस, यानी वो जो आप सेंड करें वो कंट्रोल कैसे होगा। तीसरा होता है डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेस होता है। द सर्वर हैज 2 कंपोनेंट। अब जो सर्वर होता है जिसको आप भेज रहे हैं या जो आपको भेज रहा है, उसके पास 2 कंपोनेंट होता है। एक होता है सर्वर कंट्रोल प्रोसेस और एक होता है सर्वर डेटा प्रोसेस, ठीक है। यानी इंटरफेस नहीं होता उसके पास। क्यों इंटरफेस नहीं होता? क्योंकि सर्वर को इंटरफेस का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वर से कभी भी यूजर डायरेक्ट इंटरैक्ट करता ही नहीं है। हमने प्रीवियसली देखा हुआ है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर मॉडल में कि क्लाइंट होता है वो यूजर जिसको कुछ चाहिए होता है सर्वर से, तो सर्वर को कोई इंटरफेस का जरूरत नहीं होता, सर्वर खुद से काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्लाइंट इंटरफेस कैसे होगा। पहले तो यूजर इंटरफेस होगा, जैसे कि मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे गए तो एक यूजर इंटरफेस दिखा वेबसाइट के रूप में आपको, और आप अपलोड कर सकते हो उसमें कोई फोटो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यूजर चाहेगा, क्लिक करेगा, अपना कंप्यूटर या मोबाइल से फोटो लेकर अपलोड करेगा। ये इंटरफेस क्लाइंट को चाहिए होता है, सर्वर को नहीं। दूसरा कंट्रोल प्रोसेस लगेगा और तीसरा डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो कंट्रोल प्रोसेस तो यहाँ पर भी है सर्वर कंट्रोल प्रोसेस के नाम से, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस तो यहाँ पर भी है सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के नाम से। लेकिन यूजर इंटरफेस इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वर के यहाँ पर कोई यूजर होता भी नहीं है, ठीक है। सर्वर सिर्फ उस फाइल पे प्रोसेसिंग करता है जो यूजर भेजता है थ्रू यूजिंग यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो सर्वर के पास कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। इतना तो अब तक क्लियर होना चाहिए आपको, और हो भी चुका होगा। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है, और हमने ये देखा कि क्यों एफटीपी इस्तेमाल करेंगे। मैकेनिज्म में एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अभी हमने एफटीपी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक हिस्सा डिवाइड किया जब हमने ये अज्यूम किया कि मैं कुछ मांग रहा हूँ या मुझे कुछ देना है प्रोसेसिंग के लिए, और दूसरा सर्वर है, यानी हमने एफटीपी को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मॉडल पे जब देखा तो एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होगा। आर्किटेक्चर मॉडल में क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक क्लाइंट एक सर्वर होगा। क्लाइंट के पास 3 ऑप्शन होता है। यूजर इंटरफेस एक्स्ट्रा होता है जिसके थ्रू वो इंटरैक्ट करके फाइल दे सकता है या ले सकता है, जबकि सर्वर के पास सिर्फ 2 होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, एफटीपी कनेक्शन टाइप। अब एफटीपी कनेक्शन का 2 टाइप्स आमतौर में आप बोल सकते हैं। देयर आर 2 कनेक्शन ऑफ एफटीपी। क्या क्या? एक है कंट्रोल कनेक्शन और एक है डेटा कनेक्शन। अब आपको पता है क्या, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था ना जस्ट, कि यहाँ पर वो क्या करता है, 2 कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एक डेटा ट्रांसफर के लिए और एक कंट्रोल कनेक्शन, यानी कंट्रोल करने के लिए उस डेटा को। तो यहाँ पर आप देखिए कंट्रोल कनेक्शन और डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा कनेक्शन, ठीक है। अब इनको समझते हैं। द कंट्रोल कनेक्शन यूजेस वेरी सिंपल रूल फॉर कम्युनिकेशन। अब जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना, या कंट्रोल कनेक्शन होता है जो कंट्रोल करता है पूरा डेटा को, वो बहुत सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करता है, कम्युनिकेट यानी सिंपल सा रूल इस्तेमाल करता है जिससे वो कम्युनिकेशन करवा सके थ्रू द कंट्रोल कनेक्शन। और कंट्रोल कनेक्शन के जरिए वी कैन ट्रांसफर अ लाइन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ रिस्पॉन्स एट अ टाइम। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गया यहाँ पर कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, कंट्रोल कम्युनिकेशन, ये वेरी सिंपल रूल्स के साथ होता है, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन जब होता है तो इसके थ्रू एट अ सेम टाइम कमांड लाइन से आप कोई कमांड भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोई रिस्पॉन्स भी एट द सेम टाइम भेज सकते हैं, ठीक है। द कंट्रोल कनेक्शन इज मेड बिटवीन द कंट्रोल प्रोसेस एंड रिमेनिंग कनेक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर इंटरएक्टिविटी एफटीपी सेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल कनेक्शन होता है ये बनता है बिटवीन द कंट्रोल प्रोसेस एंड रिमेनिंग कनेक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर एफटीपी सेशन, यानी टोटल एफटीपी सेशन के दरमियान से ये कनेक्ट होता है बेसिकली। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी थोड़ा सा खोलेंगे मजीद, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है डेटा कनेक्शन। द डेटा कनेक्शन यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स रूल एज डेटा टाइप में वेरी। अब डेटा कम्युनिकेशन क्या करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रूल इस्तेमाल करता है क्योंकि हर डेटा टाइप वेरी कर सकता है। द डेटा कनेक्शन इज मेड बिटवीन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के बीच में इसका कनेक्शन बनता है। द डेटा कनेक्शन ओपन व्हेन अ कमांड कम्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग द फाइल एंड क्लोज व्हेन द फाइल इज ट्रांसफर। जैसे फाइल ट्रांसफरिंग का कमांड आता है तो ये कनेक्शन ओपन करता है, डेटा कनेक्शन, और जैसे ही फाइल ट्रांसफर कंप्लीट होता है ये उसको क्लोज कर देता है। सुनने में ये भी बड़ा आसान लग रहा है मगर हम लोग इसको भी मजीद खोलेंगे। दिस ड्यूल कनेक्शन अप्रोच अलाउ एफटीपी टू सेपरेट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। तो हम लोग अभी टीसीपी के कनेक्शन पढ़ रहे हैं। 2 किस्म का कनेक्शन होता है, एक होता है कंट्रोल कनेक्शन और एक होता है डेटाबेस कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर कुछ सर्चिंग करेंगे और हम लोग चलेंगे एआई मोड पे। और वैसे ये तो ठीक है बट हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर चाहिए इन एफटीपी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। कुछ अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, और हाँ ये अच्छा थोड़ा सा रिजल्ट दिया है, बढ़िया। चलिए अब समझिए गौर से कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है। इन द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी अ कंट्रोल कनेक्शन इज कॉल्ड कमांड चैनल। कंट्रोल कनेक्शन को कमांड चैनल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी जस्ट देखा था ना, कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू हम लोग कमांड को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कमांड चैनल भी कहा जाता है। इज अ persistent communication link established between a client and a server to manage the transfer session। बहुत अच्छा लाइन में ये समझाया गया है। अब persistent communication यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है जो persistent रहता है, यानी बरकरार रहता है, एस्टैब्लिश होता है
किसके दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, किस लिए, टू मैनेज ट्रांसफर सेशन। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये persistent कम्युनिकेशन होता है, यानी लंबा फाइल है तो जब तक फाइल प्रॉपर ना चले जाए ये persist करता है। ठीक है, अनलाइक मेनी प्रोटोकॉल, जैसे दूसरे प्रोटोकॉल है दैट कंबाइन मैनेजमेंट एंड डेटा इन वन स्ट्रीम, जैसे कि बहुत से दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं डेटा मैनेजमेंट को एक ही स्ट्रीम में, लेकिन एफटीपी क्या करता है, एफटीपी यूज आउट ऑफ द बैंड डिजाइन। आउट ऑफ द बैंड डिजाइन यानी ये इन बैंड डिजाइन होता है कि एक जगह मैनेज करके भेजो, और एफटीपी आउट ऑफ द बैंड डिजाइन इस्तेमाल करता है जिसमें आप ब्रेक डाउन करके अलग अलग तरीके से भेज रहे हैं। सो वो कैसे भेजता है, वो विद टू सेपरेट कनेक्शन, तो वो दो सेपरेट कनेक्शन बनाता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा दो सेपरेट कनेक्शन बनाता है, एज यू कैन सी, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ देखा था हमने दो सेपरेट कनेक्शन, और हमने यहाँ भी देखा था। ठीक है, ये एस्टैब्लिश टू सेपरेट कनेक्शन विद होस्ट, द कंट्रोल कनेक्शन फॉर कमांड एंड अ सेपरेट डेटा कनेक्शन फॉर कंटेनिंग फाइल। अब कंट्रोल कनेक्शन कमांड के लिए होता है और डेटा कनेक्शन डेटा के लिए होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये अपडेटेड कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है तो अच्छी बात है। डिफॉल्ट पोर्ट, इसका डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, इट्स टिपिकली ऑपरेट ऑन टीसीपी पोर्ट 21। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से टीसीपी पोर्ट यहाँ लिखा है ना, वैसे यूडीपी का भी पोर्ट होता है। जैसे टीसीपी का पोर्ट 0 से लेके 65,535 होता है, वैसे यूडीपी का पोर्ट भी 65,535 होता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो टीसीपी का ये पोर्ट 21 में आमतौर पर चलता है, एज अ डिफॉल्ट पोर्ट माना जाता है एफटीपी के लिए। परसिस्टेंट, जो हमने यहाँ पर देखा परसिस्टेंट, उसके बारे में समझिए। द कनेक्शन रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द एंटायर इंटरएक्टिव सेशन, इट ओनली क्लोज व्हेन द यूजर टर्मिनेट्स द सेशन, एग्जाम्पल विद क्वाइट कमांड। यानी ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है ना एफटीपी में फाइल ट्रांसफर करते वक्त, ये परसिस्टेंट रहता है और थ्रू आउट ओपन रहता है जब तक सेशन में एक्टिविटी चलता होता है। ये अगर ये क्लोज करना है तो ओनली तभी क्लोज होता है जब मान लीजिए फाइल ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, या फिर कोई मैनुअली क्वाइट कमांड भेजता है, और इवन फाइल ट्रांसफर कंप्लीट होने पर भी क्वाइट कमांड ही चल जाता है तो वो खुद से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज टू सेंड यूजर आइडेंटिफिकेशन पासवर्ड एंड कमांड टू चेंज डायरेक्टरीज, लिस्ट फाइल एंड इनिशियल ट्रांसफर। यानी इसका फंक्शन क्या होता है, यानी क्या क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, यूजर का आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है, उसका पासवर्ड का यूज करेगा करके, एंड कमांड, उसका कमांड जो वो करवाना चाहता है, टू चेंज डायरेक्टरी को चेंज कर सकता है, लिस्ट फाइल कर सकता है, यानी जितना भी फाइल उसको दिखाओ, और इनिशिएट ट्रांसफर, और ट्रांसफर को भी इनिशिएट कर सकता है। इसका फॉर्मेट क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन फॉलोज अ सिंपल लाइन ओरिएंटेड टेक्स्ट। कम्युनिकेशन जो है वो सिंपल लाइन ओरिएंटेड टेक्स्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है यूजिंग एनवीटी। हमने इससे पहले नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के बारे में डिटेल डिस्कस किया है, एनवीटी का इस्तेमाल करता है ये, और उसके अंदर क्या होता है, ASCII, यानी एनवीटी किसका इस्तेमाल करता है, ASCII, ये कैरेक्टर सेट इनकोडिंग सेट। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, सेशन, यानी जाहिर सी बात है कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो सेशन क्रिएट होगा, तो सबसे पहले इनिशिएट होगा, जिसमें क्या होगा, द क्लाइंट इनिशिएट टीसीपी कनेक्शन विद द सर्वर्स पोर्ट इतना, यानी टीसीपी के पोर्ट नंबर 21 से ये कनेक्शन को इनिशिएट करेगा, कौन, क्लाइंट करेगा। दूसरा होगा ऑथेंटिकेशन, द क्लाइंट सेंड क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर पासवर्ड थ्रू दिस चैनल। अब इसी चैनल के थ्रू वो यूजर पासवर्ड डालेगा। अब आप बोलेंगे क्यों डालेगा, मान लीजिए गूगल ड्राइव एक्सेस करना है आपको, तो गूगल ड्राइव में तो पासवर्ड डालना पड़ेगा ना आपको, तो इसीलिए डालना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन। तीसरा होगा कमांड एक्सचेंज, यानी आफ्टर लॉगिन करने के बाद द क्लाइंट सेंड कमांड सच एज लिस्ट, RETR फॉर डाउनलोडिंग, और स्टोर के लिए अपलोडिंग। ठीक है, तो कुछ भी कमांड जो भी आपको करवाना है, डिलीट करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, वो आपको करना पड़ेगा, यानी करना चाहते हो वो आप करेंगे। डेटा निगोशिएशन, इसमें क्या होता है, बिफोर एनी डेटा मूव, कोई भी डेटा मूव होने से पहले द कंट्रोल कनेक्शन इज यूज्ड टू निगोशिएट द पोर्ट एंड IP एड्रेस फॉर द अपकमिंग डेटा एक्सचेंज। यानी कोई भी जो डेटा है उसको मूव करने से पहले कंट्रोल कनेक्शन क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है निगोशिएशन को और पोर्ट और IP एड्रेस को, ताकि आने वाला डेटा कनेक्शन को एनालाइज किया जा सके, यूजिंग कमांड लाइक पोर्ट और एक्टिव मोड और PASV फॉर पैसिव मोड। ठीक हो गया। इसके बाद स्टेटस मॉनिटरिंग होता है, व्हाइल अ फाइल इज मूविंग ऑन द सेपरेट डेटा चैनल। अब जैसे ही ये हो जाता है तो फाइल एक डेटा सेपरेट डेटा चैनल में मूव कर रहा होता है। द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स आइडियल बट एक्टिव, यानी अब कंट्रोल कनेक्शन क्या करेगा, उसने तो सब कुछ करके डेटा चैनल को खोल दिया जिससे डेटा जा रहा है, लेकिन वो रिमेन आइडियल रहेगा, वैसे ही रहेगा और एक्टिव रहेगा, रेडी टू रिसीव सर्वर रिस्पॉन्स। सर्वर रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि जैसे फाइल को पूरा ट्रांसफर कर दिया रहेगा या नहीं किया जाएगा, कोई भी दिक्कत है उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो करेगा ना सर्वर, तो उसके लिए वो चुप से खड़ा रहेगा। एग्जाम्पल 266 ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका, और इंटरप्ट कमांड या फिर कमांड इंटरप्ट हो जाएगा या वो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से FTP का सेशन काम करता है विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन, यानी ओपन कनेक्शन या क्लाइंट कनेक्शन या कंट्रोल कनेक्शन के हिसाब से। सिक्योरिटी एंड पोर्ट्स वेरिफिकेशन, ये भी होता है जैसे हमने अभी बताया कि इनसिक्योर नेचर, यानी स्टैंडर्ड FTP कंट्रोल कनेक्शन जो है ये ट्रांसमिट करता है यूजर नेम और पासवर्ड को इन क्लियर टेक्स्ट, मेकिंग देम वल्नरेबल टू पैकेट स्निफिंग। अब ये पैकेट स्निफिंग क्या होता है, यानी आसान शब्दों में ये तो वैसे है एक वल्नरेबिलिटी है जिस पे अगर जाएंगे तो उसका कुछ प्रीरिक्विजिट्स भी है, बट अभी अगर आसान शब्दों में समझाए तो आपका डेटा जो है वो पैकेट की सूरत में जाता है
है, अब किसी ने पैकेट चुरा लिया तो जाहिर सी बात है जब कोई पैकेट चुराएगा तो पैकेट के अंदर जो डेटा है वो पढ़ नहीं पाएगा। तो स्टैंडर्ड एफटीपी जो होता है ना, वो आपका जो डेटा पैकेट के अंदर लेके जाता है ना, उसको कोई इंक्रिप्शन वगैरह नहीं करता है, ऐसे क्लियर डेटा लेके जाता है। अगर आप पासवर्ड और अपना यूजर नेम भेजे तो वो पैकेट की सूरत में जाएगा। अब किसी ने वो पैकेट चोरी कर लिया लेट्स से, तो अब वो पैकेट जैसे ही खोलेगा तो उसको सब कुछ दिख जाएगा क्लीन वर्ड में, लेकिन ये लेस सिक्योर है ऑफ कोर्स, और स्टैंडर्ड एफटीपी ऐसे ही काम करता है। एंड आई एम सॉरी, आपको शायद फील होता होगा कि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सॉरी। एफटीपीज एक्सप्लिसिटली, अब एफटीपी का ये जो प्रॉब्लम था जो स्टैंडर्ड सॉरी एफटीपी का जो प्रॉब्लम था जो स्टैंडर्ड एफटीपी था जिसमें कोई सिक्योरिटी ऐसा डाला हुआ नहीं था, इसीलिए इसको इनसिक्योर नेचर कहा जाता है। इसके बाद एक इसका अपग्रेडेड वर्जन आया जिसको कहा जाता है एफटीपी एस। अब एस का मतलब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एन अनएनक्रिप्टेड कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर इतना कैन बी upgraded to secure one using the auth TSL command। यानी auth TSL command यानी सब कुछ सेम रहेगा, FTP ही इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसी पोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जैसे आप auth TSL कमांड इस्तेमाल करेंगे तो अब वो जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट था अब ये सिक्योर पोर्ट बन जाएगा। यानी जो भी डेटा जाएगा अब इनक्रिप्टेड होके जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट है, यानी एक्सप्लिसिटली आपको कमांड देना है और इसको इस्तेमाल करेंगे तब ये होगा। दूसरा एक और FTTPS होता है, यानी ये भी सेम चीज है बट ये इम्प्लिसिट होता है। इन मोर मॉडर्न सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन द कंट्रोल कनेक्शन may default port 990 where TSL और SSL handshake occurs immediately upon connection। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को सिक्योर इस्तेमाल करना है ना, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है। एक होता है कि हम मैनुअली करेंगे, एक होता है हम इम्प्लिसिट करेंगे, यानी हमको डिफॉल्ट वे में चाहिए। तो मैनुअली अगर आपको करना है तो आपको पता है मैनुअली जो स्टैंडर्ड एफटीपी होता है वो पोर्ट नंबर 21 में खुलता है, तो आप पोर्ट नंबर 21 में ही रहेंगे, लेकिन आप वहां पर एक कमांड इस्तेमाल करेंगे ऑथ TSL, जिससे वो क्या होगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। यानी अब वो क्या होगा, SSL और TSL के जरिए जो पैकेट है वो इनक्रिप्ट होके जाएगा। तो अगर कोई इसको चुरा भी ले तो उसके अंदर डेटा उसको नॉर्मली दिखेगा नहीं, यानी दिखेगा नहीं का मतलब है कि डेटा दिखेगा लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा, पढ़ नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट। अब एक होता है इम्प्लिसिट, यानी आपको एक्सप्लिसिटली ये सब कमांड ऑथ नहीं करना, आप चाहते हैं कि बस मुझे एफटीपी इस्तेमाल करना है लेकिन डायरेक्ट इंक्रिप्शन वाला ही मिले, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है मोर मॉडर्न सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन इन द कनेक्शन। और इसका डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है, यानी इम्प्लिसिट एफटीपीएस के मुझे फाइल ट्रांसफर करना है, सिक्योर वाला ही लाके दो, कोई अलग से कमांड इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, पोर्ट नंबर 990। पोर्ट नंबर 990 में ये बाय डिफॉल्ट चलता है वेयर टीएसएल और एसएसएल हैंडशेक ऑकर। आपको पता है एसएसएल टीएसएल क्या होता है, यानी ये तो सिक्योरिटी के लिए होता है, आपको नहीं पता होगा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इसको, लेकिन हैंडशेक आपको पता है टीसीपी में होता है। तो टीएसएल एसएसएल इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही इंक्रिप्शन का फॉर्म होता है जिससे डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है इंटरनेट में, ताकि कोई अगर चुरा भी ले तो पढ़ ना सके। और हैंडशेक होगा इमीडिएटली जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए, यानी कनेक्शन होता ही। इसके बाद एक और होता है एसएफटीपी, यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है ना, व्हाइल ऑफ्टन ग्रुप्ड विद एफटीपी एंड एसएफटीपी डज नॉट यूज अ सेपरेट कंट्रोल कनेक्शन, इट हैंडल्स बोथ कमांड एंड डेटा ओवर अ सिंगल सिक्योर चैनल ऑन पोर्ट नंबर 22। अब यहाँ पर का ये दोनों तो चीज आप समझ गए ना, यानी एक इनसिक्योर है यानी एफटीपी, नॉर्मल एफटीपी जो कि स्टैंडर्ड एफटीपी है, जो किस पे चलता है, पोर्ट नंबर 21 पे चलता है। अब ये नॉर्मल एफटीपी को आप चाहे तो सिक्योर बना सकते हैं, लेकिन दो तरीका है। एक है आपको मैनुअली करना है, तो उसमें क्या होगा, पोर्ट नंबर सेम रहेगा लेकिन आप बस कमांड इस्तेमाल करेंगे ऑथ टीएसएल, जिससे वो एफटीपी सिक्योर बन जाएगा, यानी एफटीपी सिक्योर बन गया वो। दूसरा इम्प्लिसिट होता है कि आप एफटीपी इस्तेमाल करेंगे और पोर्ट नंबर 990 से इस्तेमाल करेंगे, तो वो खुद ब खुद एफटीपी सिक्योर को बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये तीनों केस में ही दो चैनल खुलता है, एक कंट्रोल के लिए और एक डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। लेकिन एसएफटीपी में क्या होता है, इसमें एफटीपी और एसएफटीपी को मिला दिया जाता है, तो इसमें कोई सेपरेट कंट्रोल कनेक्शन नहीं होता। इट हैंडल्स बोथ कमांड डेटा ओवर अ सिंगल सिक्योर चैनल ऑन पोर्ट नंबर 22, यानी अब पोर्ट नंबर 22 में एसएफटीपी चलता है जो दो कनेक्शन नहीं बनाता, एक ही कनेक्शन में संभालता है, ठीक है। और ये भी सिक्योर चैनल है, तो आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ 4 वेरिएंट आपके सामने आ गया, ठीक है। एफटीपी से रिलेटेड, सिक्योरिटी और पोर्ट से रिलेटेड। पहला वेरिएंट है जो सबसे स्टैंडर्ड है, एफटीपी पोर्ट नंबर 21 में चलेगा, नॉट सिक्योर। दूसरा वेरिएंट है FTPS, सिक्योर करना, लेकिन खुद से करना है अगर मैनुअली तो ऑथ TLS कमांड इस्तेमाल करेंगे, सेम पोर्ट में चलेगा लेकिन सिक्योर चलेगा, यानी 21 पे ही चलेगा और सिक्योर चलेगा। थर्ड वेरिएंट है FTPS जो इम्प्लिसिट होता है, आप पोर्ट नंबर 990 इस्तेमाल करेंगे और FTP इस्तेमाल करेंगे, FTPS इस्तेमाल करेंगे और ये सिक्योर चलेगा। फोर्थ वेरिएंट है कि FTP और SFTP दोनों को मिला दो, दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो ये पोर्ट नंबर 22 में चलेगा, लेकिन इसका कनेक्शन दो नहीं एक रहेगा, ठीक है। तो अब आपको इजिली समझ में आ गया होगा।
होगा। अब अगर हम लोग थोड़ा-सा इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहें, तो हालाँकि बहुत सारा चीज़ सिमिलर दिखेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ हमने पढ़ा ना, यहाँ पर इसमें भी काफ़ी चीज़ सिमिलर मिलेगा आपको, यानी डेटा कनेक्शन के लिए। इन 2016 पहले इसको देख लेते हैं क्या है ना, ये बताया गया वेरी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डेटा टाइप वैरी करता है। डेटा कनेक्शन मेड किया जाता बनाया जाता है बिटवीन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस में, और ये कनेक्शन ओपन रहता है, कमांड के लिए ट्रांसफर फाइल करता है और ट्रांसफर कंप्लीट होने पर क्लोज हो जाता है। इसी को समझेंगे। इन 2026 द डेटा कनेक्शन और डेटा चैनल, इसको डेटा चैनल भी बोल दिया जाता है, रिमेन द स्पेशलाइज्ड सेपरेट चैनल इन द एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी डेटा कनेक्शन आज भी ऐसा स्पेशलाइज्ड सेपरेट चैनल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ फाइल कंटेंट एंड डिक्शनरी लिस्टिंग। और इसका इस्तेमाल स्ट्रिक्टली यानी खास करके इसी काम के लिए होता है कि रॉ फाइल को ट्रांसमिट किया जाए, यानी ट्रांसमिटिंग रॉ फाइल कंटेंट और डायरेक्टरी लिस्टिंग, इन दो काम के लिए स्ट्रिक्टली आज इसका इस्तेमाल होता है। अनलाइक मेनी प्रोटोकॉल्स दैट बंडल कमांड टुगेदर, जैसे हमने वहां भी देखा था इन बैंड इस्तेमाल करता है बहुत सारा प्रोटोकॉल, वहीं पर एफटीपी इस्तेमाल करता है आउट ऑफ बैंड डिजाइन, वेयर डेटा मूव्स ओवर अ सेपरेट टीसीपी कनेक्शन फ्रॉम द कंट्रोल कमांड चैनल। हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अब इसका की पर्पस क्या होता है, ये हम लोग डेटा कनेक्शन का की पर्पस देख रहे हैं। तीन चीजें यहाँ पर। पहला है पर्पस, इट इज यूज ओनली फॉर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा सच एज अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल एंड रिसीविंग लिस्ट और फाइल एंड फोल्डर। यानी ये जो डेटा कनेक्शन का पर्पस है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करने के लिए ही इसका सेपरेट कनेक्शन बनाया जाता है, जैसे अपलोड करना, डाउनलोड करना या किसी और फाइल का लिस्ट और फोल्डर्स वगैरह को देखने के लिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नॉन परसिस्टेंट। अ न्यू डेटा कनेक्शन इज टिपिकली एस्टैब्लिश्ड फॉर एवरी file transfer and close immediately once the specific transfer is complete, whereas the control connection stays open for the entire session। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फर्क है। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो कनेक्शन कंट्रोल जो था ना, या कंट्रोल कनेक्शन जो था, वो रिमेन ओपन रहेगा। लेकिन मान लीजिए कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद मुझे 10 फाइल भेजना है, 10 फाइल सेंड करना है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद, तो कंट्रोल कनेक्शन स्टैब्लिश किया, वो ओपन है। अब 10 फाइल जब तक जाएगा वो ओपन रहेगा, लेकिन जो हर फाइल सेंड होगा ना, उस वक्त डेटा कनेक्शन में ये ओपन होगा और फिर क्लोज होगा। यानी 10 बार ये ओपन होगा और फिर क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा 10 बार जो कनेक्शन कंट्रोल था या कंट्रोल कनेक्शन था वो ओपन रहेगा, वो एक बार में जाके एंड होगा। ये डिफरेंस है। तीसरा रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक में देखा जाए, इट्स रन्स ओवर टीसीपी, हमें पता है टीसीपी में चलता है ये। इंश्योर डेटा इज डिलीवर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड विदाउट एरर। ठीक है, तो सिंपल सा था। तीन ही यहाँ पर पर्पस था। पहला पर्पस तो भाई डायरेक्ट सेंड करने के लिए करना है। दूसरा, हर बार 10 डेटा सेंड करा 10 बार ही ओपन होगा। तीसरा रिलायबिलिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, कनेक्शन मोड। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन मोड को भी हमने यहाँ पर बताया कि कितना सारा कनेक्शन का मोड होता है। द डेटा कनेक्शन इज एस्टैब्लिश इन वन ऑफ टू वेज विच डिटरमाइन विच साइड क्लाइंट और सर्वर इनिशिएट द लिंक। यानी दो तरीके से डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है। एक एक्टिव मोड से हो सकता है, एक पैसिव मोड से हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि कहाँ से इनिशिएट किया गया है, कहाँ से लिंक को जोड़ा गया है, सर्वर की तरफ से जोड़ा गया या क्लाइंट की तरफ से जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक्टिव मोड क्या होता है और पैसिव मोड जिसमें रिकमेंड लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये दोनों हम लोग समझेंगे और कुछ फीचर्स के साथ। इनिशिएटर का मतलब कनेक्शन कौन स्टार्ट कर रहा है, लिंक कौन जोड़ रहा है। तो एक्टिव मोड में क्या होगा, सर्वर इनिशिएट द कनेक्शन बैक टू द क्लाइंट, यानी सर्वर क्लाइंट की तरफ इनिशिएट करेगा, जो कि ऑफ कोर्स नॉट रिकमेंड है। क्लाइंट जब मांगेगा तभी तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा ना सर्वर के थ्रू, क्योंकि मांगने वाला तो क्लाइंट है, सर्वर खुद थोड़ा ही देगा। तो पैसिव मोड यहाँ रिकमेंड है द क्लाइंट इनिशिएट बोथ कनेक्शन टू द सर्वर। ठीक है, यानी क्लाइंट ही इनिशिएट करेगा, लिंक जोड़ेगा कि मुझे सर्वर से जुड़ना है। दूसरा, सर्वर पोर्ट्स। एक्टिव मोड में क्या होता है, पोर्ट नंबर 20 इस्तेमाल होगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि पोर्ट नंबर 20 इज डिफॉल्ट पोर्ट फॉर एफटीपी। ये एक्टिव मोड में है। ठीक है, और आप समझ लीजिए यहाँ पर एक तरफ से सर्वर एक्ट कर रहा है एक्टिव मोड में। और ये पैसिव मोड में क्या होता है, यूजेस अ रैंडम हाई पोर्ट, यानी कोई भी रैंडम हाई पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। 1024 से लेके 65,535 तक कुछ भी पोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। फायरवॉल सूटेबिलिटी, यानी फायरवॉल क्या होता है, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है फायरवॉल के ऊपर, आईडीएस और आईपीएस के ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंसिंग सिस्टम। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस भी। तो पुअर क्लाइंट साइड फायरवॉल ऑफ्टन ब्लॉक इनकमिंग सर्वर कनेक्शन। अब सर्वर जब कनेक्शन भेजता है तो एक्टिव मोड में, तो जो पुअर यानी लोकल सा या बेसिक सा क्लाइंट साइड का फायरवॉल होता है, वो ब्लॉक कर देता है सर्वर का इनकमिंग रिक्वेस्ट को। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं रहता है वो। तो यहाँ पर भी एक्टिव मोड में सर्वर भेज रहा है तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। जबकि पैसिव मोड में एक्सीलेंट वर्क विद मॉडर्न फायरवॉल्स एंड नेट सिंस ऑल ट्रैफिक इज आउटबाउंड फ्रॉम द क्लाइंट। जबकि पैसिव मोड में ये एक्सीलेंट काम करता है क्योंकि मॉडर्न, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सर्वर का चीजों को आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपका चीज को सर्वर हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है कि सर्वर ज्यादा एडवांस है आपसे, तो इसलिए यहाँ पर ये रिकमेंडेड
ये रिकमेंडेड का ये रिकमेंड का टैग भी इसने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि आमतौर पे ये रिकमेंड होता है कि आप इसको इस्तेमाल करें। नेगोशिएशन में भी आप देखिए क्लाइंट सेंड अ पोर्ट कमांड विद इट्स आईपी एंड रैंडम पोर्ट, जबकि क्लाइंट सेंड अ पासवी कमांड, सर्वर रिप्लाई विद इट्स आईपी एंड पोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव मोड और पैसिव मोड में काम अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर इनिशिएट अलग अलग तरीके से हो रहा है, सर्वर पोर्ट यहाँ पर अलग अलग है, यानी इनिशिएट यहाँ पर सर्वर करता है जबकि यहाँ पर क्लाइंट करेगा। ठीक है, सर्वर का पोर्ट एक्टिव मोड में 20 ही रहेगा और पैसिव मोड में रैंडम हो सकता है सर्वर का पोर्ट। फायरवॉल सूटेबिलिटी की अगर बात देखा जाए तो यहाँ पर पुअर क्लाइंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो सर्वर का इनकमिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जा सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेगोशिएशन में क्या होगा, सर क्लाइंट सेंड करेगा पोर्ट कमांड और आईपी एड्रेस रैंडम पोर्ट के साथ, जबकि यहाँ पर पासवी कमांड के साथ सर्वर रिप्लाई करेगा आईपी पोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब अगर ट्रांसमिशन मोड भी देख ले, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है, ये एफटीपी का एडवांटेज वगैरह आ गया, ये वर्किंग वगैरह है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर एक्टिव पैसिव हालांकि यहाँ पर भी है, तो देख लेंगे हम लोग, उसका टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है क्योंकि ऑन द फ्लाई में है तो ऑन द फ्लाई पढ़ते हुए चलते हैं। ट्रांसमिशन मोड, द डेटा कनेक्शन कैन ट्रांसफर डेटा इन 3 वेज इन फॉर्मेट, यानी 3 तरीके से, यानी अब तो सब कुछ हो गया, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो डेटा ट्रांसफर 3 मोड से हो सकता है। एक होता है स्ट्रीम मोड, जो कि डिफॉल्ट होता है, एक होता है ब्लॉक मोड और एक होता है कंप्रेस मोड। स्ट्रीम मोड जो होता है ये ब्लॉक होता है, यानी डिफॉल्ट होता है। डेटा इज सेंड एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट, कंटिन्यू स्ट्रीम ऑफ बाइट यानी कंटिन्यू बिट बाय बिट स्ट्रीम बन के एक जाता है। क्लोजिंग द कनेक्शन इंडिकेट्स दैट एंड ऑफ द फाइल, और जैसे क्लोज हुआ तो ये इंडिकेट करेगा कि फाइल खत्म हो चुका, पूरा का पूरा जो स्ट्रीम है ना, जो बाइट्स के सूरत में जा रहा था वो चला गया। दूसरा होता है और ये डिफॉल्ट होता है, याद रखिए, आमतौर पे यही चलेगा। दूसरा होता है ब्लॉक मोड। ब्लॉक मोड में क्या होता है, डेटा इज सेंड एज अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स, एक ब्लॉक्स ऑफ सीरीज में डेटा को भेजा जाता है, ईच विद अ हेडर दैट इंडिकेट द साइज एंड वेदर इट इज द लास्ट ब्लॉक, यानी हर ब्लॉक में, यानी ब्लॉक ऑफ सीरीज भेजा जाता है ना ब्लॉक मोड में, तो हर ब्लॉक के अंदर हेडर फाइल होता है जो इंडिकेट करता है उसका साइज को, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का साइज को, और ये भी कि वेदर इट इज द लास्ट ब्लॉक, कि ये लास्ट ब्लॉक है या नहीं है, जिससे कनेक्शन क्लोज होगा। तीसरा होता है कंप्रेस्ड मोड। इसमें क्या होता है, डेटा इज कंप्रेस्ड यूजिंग एल्गोरिथम लाइक रन लेंथ इनकोडिंग टू सेव बैंडविड्थ बिफोर ट्रांसमिशन, यानी ये आसान शब्दों में ये है कि आप फाइल को कंप्रेस करते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके उसको इनकोड कर लेते हैं ताकि उसका साइज कमाया जा सके, और फिर आप उसको सेंड करते हैं। ये बैंडविड्थ बचाने के लिए होता है और बहुत बड़ा बड़ा फाइल के साथ करते हैं, जीबीज में जो फाइल्स है उसको कोशिश करते हैं हम लोग ये करने का। ठीक हो गया, तो ट्रांसमिशन मोड काफी सिंपल था। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन, अब डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करके होता है, ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटा सा है तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। बिफोर स्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, कनेक्शन शुरू होने से पहले द क्लाइंट एंड द सर्वर मस्ट एग्री ऑन अ डेटा टाइप, यानी कनेक्शन कनेक्ट होने से पहले ही डेटा, क्लाइंट और सर्वर दोनों को एग्री करना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा टाइप पे फाइल को कन्वर्ट करेंगे या काम करेंगे, अदरवाइज कंपैटिबिलिटी इशू आएगा। तो पहला होता है ASCII, टाइप ए जब कहते हैं ना तो इसको बोलते हैं ASCII फॉर टेक्स्ट फाइल, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट लाइन इनकोडिंग लाइक कंट्रोल F टू मैच, यानी CRLF टू मैच द डेस्टिनेशन सिस्टम्स फॉर्मेट। डेस्टिनेशन सिस्टम का जो भी फॉर्मेट है, इस कमांड से आप उसको मैच कर सकते हैं। आमतौर पे वो ASCII होता है टाइप 1 यानी टेक्स्ट फाइल के लिए। दूसरा इमेज बाइनरी टाइप 1, द ब्लैक बॉक्स मोड वेयर द फाइल इज सेंड बिट बाय बिट विदाउट एनी प्रोसेसिंग, एसेंशियल फॉर इमेज वीडियो एंड सॉफ्टवेयर। अब अगर इमेज वीडियो और सॉफ्टवेयर है तो वो इमेज बाइनरी फॉर्मेट में जाता है, इसी तरीके और बिट बाय बिट जाएगा ऑफ कोर्स। दिस रिसोर्स क्लैरिफाई द FTP डेटा कनेक्शन सेपरेट फंक्शन एक्सप्लेनिंग इट्स एक्टिव एंड पैसिव मोड एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन टाइप। ठीक हो गया, तो डेटा किस तरीके से एग्री करता और जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये था FTP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी खास करके कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन से रिलेटेड। और यहाँ पर हमने पढ़ा दिस ड्यूल कनेक्शन अप्रोच अलाउ FTP टू सेपरेट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, इंप्रूव एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। FTP कनेक्शन का टाइप्स आपको कंटिन्यू मतलब क्लियरली समझ में आ गया। अब FTP क्लाइंट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अब FTP का क्लाइंट का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है उसको देखते हैं। FTP client is a program that implement file transfer protocol which allow you to transfer file between two hosts on the internet। हमें पता है FTP client किसको बोला जाता है, वो एक प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ, which जो अलाउ करता है आपको ट्रांसफर फाइल करने के लिए बिटवीन अलग अलग होस्ट ऑन द इंटरनेट। इट अलाउ यूजर टू यूज टू कनेक्ट टू रिमोट होस्ट एंड अपलोड और डाउनलोड फाइल, जैसे कि गूगल ड्राइव वगैरह हो गया कि आप वहां से कनेक्ट करते हैं रिमोट होस्ट से और फिर आप उसको डाउनलोड और अपलोड करते हैं फाइल्स को। द FTP प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ बिल्ट इन कंपोनेंट इन वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर में FTP प्रोग्राम जो है वो बिल्ट इन अवेलेबल होता है, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए जब वेबसाइट के थ्रू आप काम करते हैं तो आपको फाइल ट्रांसफर वगैरह जब करते हैं वेबसाइट में, जो भी वेबसाइट बना होता है तो वो खुद से आपको ऑप्शन देता है। दिस GUI बेस्ड FTP क्लाइंट मेक्स फाइल ट्रांसफर वेरी इजी एंड डज नॉट रिक्वायर्ड
रिमेंबरिंग एफटीपी कमांड्स। और जो भी GUI बेस एफटीपी होता है ना, GUI बेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह के सूरत में जो एफटीपी क्लाइंट होता है, वो इस चीज को बहुत ईजी कर देता है कि आपको कमांड पोर्ट्स वगैरह ये याद नहीं करना पड़ता। वहां पर ऑप्शंस लिखे होते हैं, आप उसमें क्लिक करेंगे तो बिहाइंड द सीन वो कमांड्स चला जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है सबसे पहले स्पीड, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर फाइल। दूसरा क्या है? एफिशिएंसी, नो नीड टू कंप्लीट ऑल ऑपरेशन टू गेट इंटायर फाइल। ठीक है, पूरा ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है इंटायर फाइल को लेने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। सिक्योरिटी, रिक्वायर लॉग इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ सिक्योरिटी भी लग जाता है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, अलाउ ट्रांसफर फाइल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फाइल ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एडवांटेज है एफटीपी का, यानी एफटीपी क्लाइंट का। और अब एफटीपी क्लाइंट का डिसएडवांटेज क्या है? नॉट ऑल एफटीपी प्रोवाइडर ऑफर इंक्रिप्शन। अब हर वो शख्स जो एफटीपी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यानी एफटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, जरूरी नहीं कि उन्होंने इंक्रिप्शन लगाया हुआ है। फाइल साइज लिमिट 2 GB। अब 2 GB का फाइल साइज लिमिट होता है यहाँ पर, जाहिर सी बात है आप 2 GB से ऊपर नहीं भेज सकते। पासवर्ड एंड फाइल कंटेंट आर सेंड इन अ क्लियर टेक्स्ट। हो सकता है कि आप जो फाइल पासवर्ड डाल रहे हैं वो क्लियर टेक्स्ट में जाए। अगर सामने वाले ने, जिसने एफटीपी इस्तेमाल किया है अपने सर्वर में, और वो उसको इंक्रिप्ट नहीं कर रहा, हो सकता है उसने स्टैंडर्ड एफटीपी इस्तेमाल किया है, एफटीपी एस ने इस्तेमाल किया, ठीक है, तो आपका पासवर्ड और ये जो लॉगिन मार रहे हैं वो तो फिर क्लियर टेक्स्ट में दिख जाएगा पैकेट्स में। नॉट कंपैटिबल विद एवरी सिस्टम, हर सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होता। तो कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है यानी एफटीपी क्लाइंट का। तो कभी एफटीपी क्लाइंट ऐसा होता है कि हर प्रोवाइडर उसको इंक्रिप्शन प्रोवाइड ना करे, उसका फाइल साइज लिमिट होता है, और क्योंकि अगर सिक्योर प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं हो रहा एफटीपी एस के तरह, तो फिर वो आपका वल्नरेबल टू स्पूफिंग हो जाएगा, पैकेट स्पूफिंग हो सकता है, और कंपैटिबल भी नहीं होता है हर सिस्टम के लिए। तो कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है एफटीपी क्लाइंट्स के। अब एफटीपी काम कैसे करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। हमें पता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ठीक है, या क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। दिस मींस दैट अ क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस एंड अ सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द सर्विस। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट कंप्यूटर सर्विस रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये सर्विस ला के दो, और जो सर्वर कंप्यूटर है वो उसको दे देगा। तो होता कैसे करके है? स्टेप 1 में स्टैब्लिश किया जाएगा, क्लाइंट कनेक्शन स्टैब्लिश करता है आमतौर पे, फिर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन देता है, लॉगिन पासवर्ड जो भी है गूगल ड्राइव में लॉगिन करने के लिए। देन 3 में वो कमांड देता है, रिस्पॉन्स एक्सचेंज, जो भी उसको करना है वो कमांड देता है। 4th में वो कमांड, फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोड में क्लिक किया, एक कमांड लिया आपने, उसके बाद वो 4th स्टेप में होगा डेटा ट्रांसफर, डाउनलोडिंग चल रहा है। 5th स्टेप में क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन। वंस द एफटीपी कनेक्शन इज एक्टिवेट, जैसे एफटीपी कनेक्शन पहले एक्टिवेट हो जाएगा फर्स्ट टाइम, द क्लाइंट एंड द सर्वर कम्युनिकेट with each other by a specific sequence of command and corresponding response। ठीक है, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कमांड और corresponding response के साथ सर्वर और क्लाइंट दोनों कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे से, एक बार जब एफटीपी कनेक्शन एक्टिव हो जाए। द क्लाइंट इशू कमांड एंड सर्वर आंसर विद अ नंबर ऑफ corresponding रिक्वेस्ट स्टेटस। अब क्लाइंट एक एक करके इशू करेगा कमांड को कि भाई ये कमांड, ये कमांड, ये कमांड, ये दो, ये दो। सर्वर एक एक को रिजॉल्व करता रहेगा corresponding टू रिक्वेस्ट स्टेटस के साथ। अब एफटीपी मोड ऑफ ऑपरेशन, एफटीपी का 2 मोड होता है ऑपरेशन के लिए, एंड एफटीपी सर्वर कैन वर्क इन ईदर एक्टिव और पैसिव मोड। यानी एफटीपी सर्वर, अब यहाँ पर क्लाइंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब एफटीपी के सर्वर के बारे में बात हो रहा है। वो 2 तरीके से काम कर सकता है, एक्टिव मोड से भी, पैसिव मोड से भी। दे डिफर मेनली इन हाउ ईच कनेक्शन इज सेटअप, और ये आमतौर पर इस पे डिफर करते हैं कि कैसे करके कनेक्शन सेटअप होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी और है, वो देखेंगे। एक्टिव मोड में क्या होता है ना, एन एफटीपी क्लाइंट इन एक्टिव मोड ओपन अ रैंडम पोर्ट अबव 1023, जैसे हमने वहां भी देखा था कि एक्टिव पोर्ट में रैंडम पोर्ट खुलता है। वहां पर स्टार्ट कहां से हुआ था? 1024, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था वहां पर कि इससे ऊपर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और पता चला आपको कि क्योंकि ये रिजर्व पोर्ट होता है ना, इसलिए 1024 से वो खुलना शुरू हो सकता है रैंडमली, ठीक है। जब एफटीपी क्लाइंट एक्टिव मोड इस्तेमाल करेगा तो रैंडम पोर्ट ऑन करेगा एंड टेल्स द सर्वर द पोर्ट नंबर विद पोर्ट कमांड। तो वो अपना पोर्ट नंबर और पोर्ट कमांड सर्वर को बता देगा। देन द सर्वर ओपन्स द कनेक्शन फ्रॉम पोर्ट 20 टू क्लाइंट्स डिफाइंड पोर्ट, यानी सर्वर अपना पोर्ट 20 से खोलेगा, लेकिन कनेक्ट जब करेगा तो क्लाइंट ने जो पोर्ट नंबर और कमांड दिया है उसके बेसिस पे करेगा, और फिर सेटअप कर देगा कनेक्शन को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कनेक्शन कंट्रोल कैसे करके होगा? सर्वर 21 पे हुआ, यानी कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन कैसे करके स्टैब्लिश हुआ? मान लीजिए 21 सर्वर दिया हुआ था क्लाइंट ने, मैंने, ठीक है, तो इस पे कनेक्ट हुआ, और डेटा कनेक्शन किस में हुआ? सर्वर क्लाइंट 0। मतलब समझाता हूँ, देखिए, क्लाइंट ने सर्वर को कनेक्ट किया 21 पोर्ट में, यानी मैंने सर्वर को कनेक्ट किया 21 पोर्ट में, और सर्वर ने क्लाइंट को कनेक्ट किया डेटा कनेक्शन के लिए 20 पोर्ट पे। दिस मेथड इज आइडियल व्हेन क्लाइंट्स फायरवॉल इज नॉट सेट टू ब्लॉक इनकमिंग रिक्वेस्ट। और ये आइडियल तब होता है कि जब क्लाइंट के पास जो फायरवॉल है वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक ना करे, अदरवाइज सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएगा, ठीक है। पैसिव मोड क्या होता है? दिस पैसिव मोड इज यूज टू बाईपास फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन। अब फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने के लिए मेनली पैसिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है। हियर द सर्वर रैंडमली ओपन अ पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर एंड टेल्स द क्लाइंट द पोर्ट नंबर यूजिंग पैसिव कमांड। यानी अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब सर्वर कुछ भेजेगा आपको, तो सर्वर रैंडमली आपका कोई भी
पोर्ट ओपन करता है और आपको बता देता है कि भाई क्लाइंट हम इस नंबर का पोर्ट से डेटा भेज रहे हैं, आप चेक कर लो। किस कैसे करता है सर्वर क्लाइंट को ये बताता कैसे है, पैसिव कमांड के साथ। द क्लाइंट देन इनिशिएट द कनेक्शन टू द पोर्ट, फिर क्लाइंट क्या करता है उस पोर्ट से कनेक्शन को इनिशिएट कर देता है और एस्टैब्लिश कर देता है डेटा कनेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि सर्वर क्लाइंट सर्वर को एक्टिव कर रहा है 21 पोर्ट में, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर सर्वर क्लाइंट को पोर्ट 20 में करा था, जबकि यहाँ पर क्लाइंट सर्वर को रैंडम पोर्ट देगा खुद से। ठीक है, मोस्ट एफटीपी क्लाइंट टुडे डिफॉल्ट टू पैसिव मोड। अब मोस्ट एफटीपी क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो एफटीपी यानी पैसिव मोड में काम करते हैं, विच इज मोर इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ फायरवॉल एंड नेट डिवाइस, और इसीलिए यहाँ पर ये रिकमेंड लिखा हुआ था। ठीक है, एफटीपी कमांड एंड रिस्पॉन्स। अब एफटीपी कमांड और रिस्पॉन्स हमने काफी जगह यहाँ डिस्कस कर लिया, लेकिन वो देखा नहीं है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिस्पॉन्स और कमांड कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, एफटीपी ऑपरेट ऑन अ स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट ऑफ टेक्स्ट कमांड, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट्स है उसके ऊपर एफटीपी चलता है, वो कमांड है उसके लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह पहले से लिखे हुए हैं, विच आर इशूड बाय अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, जो कि क्लाइंट और सर्वर इशू करता है। कैसे, ईच कमांड इशू इज द फॉलोइंग बाय सर्वर रिस्पॉन्स, हर कमांड इशू होगा और सर्वर उसका रिस्पॉन्स करेगा, विच कंटेनिंग 3 डिजिट कोड, जिसमें 3 डिजिट का कोड रहेगा जो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा उसमें, दैट इंडिकेट द आउटपुट ऑफ द कमांड। अब देखिए कॉमन एफटीपी कमांड यानी क्लाइंट जो कमांड करेगा ये कुछ कॉमन कमांड है और सर्वर जो कमांड करेगा ये कुछ कॉमन कमांड है, बहुत सिंपल है। कमांड और डिस्क्रिप्शन, क्लाइंट यूजर कमांड कर सकता है तो इसमें वो यूजर नेम सर्वर को भेजेगा। पास कमांड भेज सकता है क्लाइंट, जिसमें क्या होगा सेंड अ पासवर्ड टू ऑथेंटिकेशन। लिस्ट कमांड भेज सकता है यूजर, जिसमें क्या होगा लिस्ट ऑल फाइल डायरेक्टरी। CWV कमांड भेज सकता है चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। RETR भेज सकता है रिट्रीव डाउनलोड अ फाइल। STOR स्टोर अपलोड अ फाइल भेज सकता है। क्वाइट का मतलब एंड द सेशन। ये सब चीज क्लाइंट भेज सकता है। सर्वर क्या भेजेगा इसके रिस्पॉन्स में, वो 200 भेज सकता है कि कमांड ओके, यानी इनमें से कोई कमांड ठीक है तो हाँ। 220 भेज सकता है सर्विस रेडी फॉर न्यू यूजर। इसी तरीके से 221 भेज सकता है सर्विस क्लोजिंग कंट्रोल कनेक्शन। कोड नंबर 331 भेज सकता है यूजर नेम ओके पास नीडेड पासवर्ड। सर्वर कोड नंबर 425 भेज सकता है कांट ओपन डेटा कनेक्शन, फॉर सम रीजन डेटा कनेक्शन ओपन नहीं कर सकते। इस तरीके से 450 भेज सकता है रिक्वेस्ट फाइल एक्शन इज नॉट टेकन, और 550 भेज सकता है फाइल नॉट फाउंड और एक्सेस डिनाई। तो सर्वर ये सब रिस्पॉन्स आपको भेज सकता है और आप ये सब सर्वर को इशू कर सकते हैं कमांड। ठीक हो गया, अब क्लियर है सर्वर में रिस्पॉन्स कैसे आएगा और कमांड कैसे आएगा। और बाय द वे ये जो कोड है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। ये 200 कोड से लेके 300 के अंदर अंदर जो होता है ना वो बेसिकली होता है ओके कोड, यानी रिस्पॉन्स ओके। 300 में से 400 में रीडायरेक्शन वगैरह से रिलेटेड होता है, और 400 से लेके 500 से पहले पहले एरर्स होता है, यानी एरर्स या फॉरबिडन एरर्स होता है, और 500 का जितना भी एरर होता है वो बेसिकली सर्वर की तरफ से एरर। इस पर लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एफटीटीपी। अब कितना सारा किस्म का एफटीपी है तो ये हम लोग ऑलरेडी बेसिक लेवल पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एफटीपी बेस्ड ऑन हाउ ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन आर हैंडल। अब अलग अलग टाइप का एफटीपी को अलग अलग तरीके में बांट दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन किया गया उसमें और इनक्रिप्शन किया गया है उसमें। ठीक है, तो 4 किस्म हमारे सामने खुल के आते हैं। एक अनोनिमस एटीपी, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एटीपी, एक सिक्योर एफटीपी जिसको एसएफटीपी भी कहा जाता है, और एक एफटीपी सिक्योर यानी एफटीपी एस कहा जाता है। देखिए क्या होता है एनोनिमस एटीपी क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ एफटीपी देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव अ यूजर स्पेसिफिक लॉगिन। एनीवन कैन लॉग इनटू अ सर्वर यूजिंग अ जेनेरिक यूजर नेम, anonymous username with email address and password. Email address as a password. It is mainly used for public file sharing when security level is negligible. यानी एक anonymous FTP होता है जहाँ पर कोई लॉगिन वगैरह करने का जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा आएगा कोई भी anonymous नाम से लॉगिन कर सकता है। यानी ये बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है ना, कि पब्लिकली अवेलेबल बहुत सारी चीज है, आप वहां पर आके कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो ये उसके लिए काम में आता है। ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी लेवल नेग्लिजिबल होता है, यानी सिक्योरिटी लेवल कुछ भी नहीं होता वहां पर। ठीक है, लेस सिक्योरिटी होता है। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड पासवर्ड प्रोटेक्टेड एफटीपी। इसमें क्या होता है इन दिस टाइप यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद अ स्पेसिफिक यूजर नेम एंड पासवर्ड व्हिच इंश्योर्स दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द सर्वर। अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड एफटीपी में क्या होता है कि इसमें यूजर को लॉग इन करना पड़ता है अपने पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, और ये चीज जाके सर्वर में चेक होता है। अगर ये ऑथोराइज्ड है तब जाके उसको सर्वर को एक्सेस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, विच इज सिक्योर वन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सिक्योर एफटीपी यानी एसएफटीपी। सिक्योर एफटीपी इसको एसएफटीपी कहा जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट नोट दैट एसएफटीपी एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कह दिया जाता है, इज नॉट द सेम एज एफटीपी एसएफटीपी। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जरा इसको गौर से समझिए। एक तो है सिक्योर एफटीपी यानी एसएफटीपी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एसएफटीपी इज नॉट द सेम एज एफटीपी। एसएफटीपी
FTP जो है वो FTP की तरह सेम नहीं है। और बीच में यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी यहाँ पर अलग-अलग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। SFTP ऑपरेट ओवर अ सिक्योर शेल SSH protocol and provide encryption for command and data, ensuring confidentiality and integrity in the file transfer। अब जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था ना कि FTP है और SFTP और इसी तरीके से FTP सिक्योर, तो इनमें भी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि SFTP जो है ना वो कोर FTP नहीं है, यानी ये जो FTP है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो SFTP है ये सिक्योर शेल को इस्तेमाल करता है। एज यू कैन सी SSH को इस्तेमाल करता है। SSH एक अलग प्रोटोकॉल है, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, वैसे ही सिक्योर शेल भी एक प्रोटोकॉल है जिसको SSH कहा जाता है। अब SSH जो है ये एक प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल करता है फाइल ट्रांसफर के लिए। तो SFTP इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज नॉट सेम एज FTP, लेकिन ये ओवरलैप करता है कई जगह पर। SFTP ऑपरेट ओवर अ सिक्योर शेल, यानी प्रोटोकॉल अलग है सिर्फ दोनों का। FTP का प्रोटोकॉल अलग है, इसका प्रोटोकॉल अलग है। फाइल ट्रांसफर के लिए दोनों इस्तेमाल होता है एंड प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड कमांड डेटा वगैरह और कॉन्फिडेंशियली ऑफ ट्रांसफर। इसके बाद सिक्योर यानी FTP सिक्योर, FTPS expands the conventional FTP functionality by integrating transport layer security or secure socket layer SSL encryption. Depending on how security layer is engaged, it can found implicit or explicit mode। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन देखिए, ये FTP और FTP सिक्योर, ये तीनों FTP ही प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं। और जो गूगल पे हमने यहाँ पर देखा था ना इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मोड, ये जो हमने देखा था ना, आप देखिए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मोड जो हमने यहाँ पर देखा था, तो ये FTP और FTP था, जबकि ये SFTP था जो कि FTP और SFTP को मिला के है। हमने यहाँ पर बताया था दोनों को मिला के, और ये पोर्ट नंबर इतना में चलता है। तो ये जो मिला के है ना, तो ये बेसिकली सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है और ट्रांसफर फाइल के लिए FTP को ग्रुप करता है, क्योंकि ट्रांसफर फाइल तो FTP करता है ना, लेकिन ये प्रोटोकॉल सिक्योर शेल इस्तेमाल करेगा। जबकि FTPS और FTPS यानी इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, ये प्रोटोकॉल FTP इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगा FTP को, इम्प्लिसिट करो एक्सप्लिसिट करो, और जो डिटेल हमने यहाँ देखा था वो सेम, बट ये इस्तेमाल करता है FTP को, लेकिन प्रोटोकॉल यूज करेगा SSH का। ठीक है, SSH एक अलग प्रोटोकॉल है। FTP आर्किटेक्चर, अब FTP का आर्किटेक्चर क्या होता है? द FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलोज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, वेयर द क्लाइंट स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन एंड द सर्वर लिसन टू द रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट करना शुरू करेगा, यानी कॉन्वर्सेशन करना शुरू करेगा, और सर्वर जो है वो लिसन करता रहेगा रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर आप देखिए FTP क्लाइंट यानी रिक्वेस्ट फाइल ऑपरेशन, जैसे कि अपलोड करना, फाइल को डाउनलोड करना और लिस्ट करना डायरेक्टरी वगैरह को, आर प्रेजेंट ऑफ आउटपुट टू द यूजर, यानी ये सब आउटपुट यूजर पूछ सकता है। कंपोनेंट क्या रहेगा? आपको पता है यूजर इंटरफेस होगा, द ग्राफिकल और कमांड लाइन इंटरफेस, दोनों में से कुछ भी होगा जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट करेंगे। कंट्रोल प्रोसेस होगा, मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटर लिंक, और डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, प्रोसेस होगा मैनेज डेटा कनेक्शन। FTP सर्वर में क्या होता है? वो रिस्पॉन्स करेगा, वेरीफाइज द क्लाइंट यूजर क्रेडेंशियल, पहले तो ये करेगा, देन एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट द फाइल ऑपरेशन। कंपोनेंट यानी जो भी फाइल मंगाया है या डाउनलोड अपलोड जिसके लिए भी, देन क्या करेगा वो? सर्वर कंट्रोल प्रोसेस करेगा, लिसन फॉर कनेक्शन ऑथेंटिकेटेड यूजर, यानी कनेक्शन में सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही वो सुनेगा, और ऑफ कोर्स ऑथेंटिसिटी के लिए। और सर्वर में डेटा ट्रांसफर प्रोसेस होता है जिसमें फैसिलिटेट करेगा वो, यानी काम करवाएगा अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और लिस्टिंग डायरेक्टरी, जो भी यहाँ पर यूजर ने काम बोला है। सिक्योरिटी इशू इन FTP, अब FTP में क्या क्या सिक्योरिटी इशू है वो हम लोग देख लेते हैं। द ओरिजिनल FTP डिजाइन वाज इम्प्लीमेंटेड विद अ लिटिल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी, यानी यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया इस चीज को। ठीक है, कि लेस सिक्योरिटी यहाँ पर होता है। Consequently, the original FTP protocol pass data including username and password in a file data is unprotected in a plain text। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंक्रिप्शन में नहीं जाता है। इससे क्या होता है? एवर ड्रॉपिंग। एवर ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? कि कोई कान लगा के आपका बात को सुन रहा है। ठीक है, यानी FTP lacks encryption in traffic, so unprotected sensitive data may be intercepted by malicious actors monitors with network connection। यानी नेटवर्क में आपका पैकेट जा रहा है, कोई भी उसको चुरा ले तो उसको एवर ड्रॉप बोल देते हैं, चुरा ले या देख ले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर वो देख लेगा तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी तो दिख जाएगा ना, अगर इंक्रिप्टेड नहीं है तो। दूसरा, ब्रूट फोर्स अटैक। FTP अकाउंट मे बी एक्सेस्ड विद अनप्रोटेक्टेड पासवर्ड एंड फाइल डेटा मे बी फ्रॉडेंटली एक्सेस्ड थ्रू रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स। यानी ब्रूट फोर्स अटैक एक अटैक होता है जो कि मोस्टली पासवर्ड और ईमेल वगैरह फील्ड में किया जाता है, यानी फॉर्म्स में किया जाता है, खास करके पासवर्ड फॉर्म्स और यूजर नेम फॉर्म में किया जाता है। वो बेसिकली एक ऐसा अटैक होता है, लूप की तरह वो चलता है, यानी आपके पास मिलियंस ऑफ पासवर्ड होते हैं जो इंटरनेट से आप निकाल के एक जगह जमा करते हैं, और उसको आप अप्लाई कर देते हैं एक यूजर नेम के साथ। यानी अगर आपको पता है कि एक यूजर नेम का नाम है लेट्स से 123.com या 123 यूजर नेम का नाम है, लेकिन उसका पासवर्ड आपको नहीं पता, तो उसका पासवर्ड की जगह आप गेस करते हैं ब्रूट फोर्स में
मिलियंस ऑफ पासवर्ड को रख के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी तब काम करेगा जब सिक्योरिटी कम से कम हो, अदरवाइज आपका आईपी रेट वगैरह रहता है तो एपीआई रेट वगैरह रहेगा तो आप नहीं कर सकते, और देयर इज अ डिफरेंट थिंग्स फायरवॉल्स वगैरह। बट ब्रूट फोर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि आप पासवर्ड को गेस करते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम आता है डेटा इंटीग्रिटी का। लूजिंग फाइल डेटा इन ट्रांसमिट में गो अनडिटेक्टेड। द ओरिजिनल एफटीपी प्रोटोकॉल मे रिलाई लॉस्ट पैकेट विदाउट बीइंग डिटेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन। यानी ये डेटा इंटीग्रिटी का भी इशू होता है एफटीपी में, क्योंकि जो ओरिजिनल एफटीपी है ना वो बहुत ज्यादा यानी लॉस्ट पैकेट के लिए डिटेक्ट नहीं करता। यानी हो सकता है कि डिटेक्शन ना हो, पैकेट लॉस्ट हो जाए, ठीक है। और फायरवॉल कॉन्फ्लिक्ट, एक्टिव मोड एंड मल्टी कनेक्शन फीचर ऑफ एफटीपी कैन कॉम्प्लिकेटेड रिलायबल फायरवॉल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। यानी फायरवॉल के साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा करता था। यानी एफटीपी में ये सब प्रॉब्लम आता था सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। और ऑफ कोर्स बाद में धीरे धीरे इसको सॉल्व किया गया। एफटीपी वर्सेस एसएफटीपी वर्सेस एफटीपी एस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, गौर से देखिए। एफटीपी एसएफटीपी और एफटीपी एस में क्या फर्क है। इंक्रिप्शन की बात की जाए तो एफटीपी तो कोई इंक्रिप्शन करता ही नहीं है। एफटीपी एसएफटीपी जो है वो एसएसएच बेस्ड इंक्रिप्शन इस्तेमाल करता है। यानी इंक्रिप्शन तो इस्तेमाल करता है लेकिन एसएसएच बेस्ड इंक्रिप्शन इस्तेमाल करता है। और जो एफटीपी एस है वो एसएसएल और टीएसएल बेस्ड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। पोर्ट नंबर अगर देखा जाए तो एफटीपी पोर्ट नंबर 21 में ही खुलता है बाय डिफॉल्ट, और इसी तरीके से एसएफटीपी जो एसएसएच बेस्ड इंक्रिप्शन को फॉलो करता है या एसएसएच को फॉलो करता है वो 22 में ही खुलता है। अगर आप यहाँ पर देखें ना टीसीपी पोर्ट 22 हम यहाँ पर करें तो आप देखिए सिक्योर शेल खुला, ठीक है। तो एसएसएच प्रोटोकॉल 22 पोर्ट में चलता है, तो इसलिए यहाँ पर 22 क्योंकि ये एसएसएच प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। एफटीपी को इस्तेमाल कर रहा है, 22 में खुला। और यहाँ पर अगर देखा जाए एफटीपी तो ऑफकोर्स ये 21 होता है। अब इसमें दो होता है ना एफटीपीएस में, एक एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट होगा 21 खुलेगा, सेम पोर्ट में चलेगा, और इम्प्लिसिट करेंगे तो 990 में खुल जाएगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इसमें तो लो होता है, इसमें भी हाई होता है और इसमें भी हाई होता है। इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन का बात किया जाए तो इसमें सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड होता है, लेकिन क्योंकि इंक्रिप्शन नहीं होता है तो भाई ये खतरनाक है। जबकि एसएसएच में क्या होता है, एसएसएच की और एसएसएच पासवर्ड दिया जाता है, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सर्टिफिकेट एंड पासवर्ड। कंपैटिबिलिटी का बात की जाए तो ये हाई कंपैटिबल होता है लेकिन वल्नरेबल है। ये कंपैटिबिलिटी में मीडियम होता है और ये कंपैटिबिलिटी में हाई होता है, लेकिन सिक्योर दोनों ही है। परफॉर्मेंस का बात अगर किया जाए तो ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन ये अनइनक्रिप्टेड होता है तो ये वल्नरेबल है। दूसरा ये स्लो होता है ड्यू टू इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की वजह से ये स्लो होता है क्योंकि बहुत हार्ड इंक्रिप्शन यहाँ होता है। और एफटीपीएस जो है ये मॉडरेट लेवल पे होता है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो फाइल ट्रांसफर के लिए ये और कुछ टाइम ये जरूरत पड़ता है। तो एसएफटीपी एंड एफटीपी are preferred for secure file transfer operation, especially in enterprise environment where data security is a crucial। तो आमतौर पे ये और ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी एसएफटीपी और एफटीपीएस का इस्तेमाल होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ एफटीपी, एफटीपी का एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो एफटीपी इज कॉमनली यूज्ड इन मल्टीपल इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेनी पर्पसेस। अलग अलग काम के लिए एफटीपी का इस्तेमाल होता है। वेबसाइट मैनेज करने के लिए होता है, जैसे कि वेब डेवलपर सेंड अ पेज इमेज एंड स्क्रिप्ट टू वेब सर्वर यूजिंग एफटीपी, हेल्पफुल फॉर वेबसाइट अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस। यानी वेब डेवलपर्स जो फ्रंट एंड से भेजते हैं स्क्रिप्ट वगैरह सर्वर को, वो सब एफटीपी की मदद से भेजते हैं, फाइल ट्रांसफर होता है। डेटा बैकअप, ऑर्गेनाइजेशन रूटीन बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल टू रिमोट सर्वर और लोड द क्लाउड। आपको पता है आप बहुत कोई यानी मंथली बैकअप करते हैं, इस तरीके से मेंटेन करते हैं 50 डेज बैकअप, तो ये सब भी एफटीपी के जरिए ही होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट भी कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर वेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट अपडेट एंड पैचेस थ्रू एफटीपी सर्वर। जो अपडेट और पैचेस आता है ना सॉफ्टवेयर में, वो भी एफटीपी सर्वर के द्वारा दिया जाता है। कोलैबोरेशन भी करते हैं। एफटीपी इनेबल द शेयरिंग ऑफ फाइल बिटवीन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस टीम वर्क ऑन अ कॉमन प्रोजेक्ट। यानी दूर वाली जगह पर ओवर द इंटरनेट आप दुनिया में कहीं भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं फाइल्स के जरिए। एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हो सकता है। एफटीपी सर्वर्स आर यूज्ड टू फैसिलिटेट एंड एक्सचेंज फॉर लार्ज डेटा सेट एंड एकेडमिक वर्क इन यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज वगैरह में अगर कोई लार्ज डेटा सेट है जिसपे कोई रिसर्च वगैरह होता है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिसर्च एजुकेशन के लिए भी एफटीपी बहुत इस्तेमाल होता है। और मीडिया और एंटरटेनमेंट, यानी एफटीपी यूजेस फॉर लार्ज फाइल ट्रांसफर इन वीडियो एंड ऑडियो प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर ट्रांसफर ग्राफिक्स एंड साउंड फाइल्स। यानी आसान शब्दों में जो भी मीडिया वगैरह होता है वो भी एफटीपी के जरिए ही ट्रांसफर किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि फाइल ट्रांसफर के लिए फंडामेंटल जो प्रोटोकॉल है वो एफटीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ एफटीपी, यानी फ्यूचर के एतबार से अगर देखा जाए तो एफटीपी में क्या चेंजेस आ रहा है। बिकॉज द एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में आपको पता है एडवांसमेंट आ रहा है। ट्रेडिशनल एफटीपी इज बीइंग फ्रेज आउट एंड रिप्लेस्ड विद सिक्योर वर्जन। तो जो पुराना एफटीपी था उसको बदल दिया गया है अब सिक्योर
एफटीपी से, जिसको आप बोल सकते हैं एसएफटीपी या फिर एफटीपीएस। एसएफटीपी सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और एफटीपीएस आपका सिक्योर वाला वर्जन है, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सपोर्ट, एफटीपी स्टिल परफॉर्म मेनी इनवैल्यूएबल फंक्शन। यानी क्योंकि ये एक लेगेसी कोड है ना, यानी एक लेगेसी प्रोटोकॉल है, एफटीपी हर जगह सपोर्ट होता है, इसका इस्तेमाल आज भी होता है यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत हाई ना हो। की डेवलपमेंट इन मॉडर्न एफटीपी सिस्टम। मॉडर्न एफटीपी सिस्टम में कौन कौन सा की डेवलपमेंट हुआ है? इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विस, एफटीपी क्लाउड के साथ ऐड कर दिया गया है। मेनी एफटीपी सिस्टम नाउ आर इंटीग्रेटेड विद क्लाउड सिस्टम सच एज Amazon AWS, Azure, माइक्रोसॉफ्ट का और गूगल क्लाउड फॉर हाइब्रिड डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है, ऑटोमेशन ऑफ अपलोड एंड डाउनलोड यूजिंग स्क्रिप्ट एंड टूल्स लाइक विन स्क्रैप एंड फाइलजिला एंड CURL इंक्रीज एफिशिएंसी। यानी अब ऑटोमेशन का जमाना चल भी रहा है, एआई का जमाना चल रहा है, तो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा चल रहा है एफटीपी के अंदर। इनहेंस सिक्योरिटी, मॉडर्न सिस्टम प्रोटेक्ट डेटा यूजिंग 2FA एंड सिक्योर टनल। 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर टनल वगैरह यानी VPS वगैरह के जरिए इसको सिक्योर किया जाता है। वेब बेस्ड एफटीपी क्लाइंट, अवेलेबल ब्राउजर बेस्ड एफटीपी इंटरफेस लेसन द नीड फॉर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, मेकिंग एक्सेस इजियर एंड मोर पोर्टेबल। यानी वेबसाइट के अंदर, यानी जो वेब बेस्ड होता है, ब्राउजर के अंदर जो रहता है, वो आपका अलग से कोई डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने का नीड को और भी कम कर देता है। कंक्लूजन एंड FAQs, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफटीपी से रिलेटेड। कंक्लूजन पहले समझ लेते हैं। डोमेन नेम सिस्टम हमने पढ़ लिया बहुत डिटेल से, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने पढ़ा बहुत डिटेल से, और ये दोनों ही फंडामेंटल कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। डीएनएस एक्ट एज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, ये इंटरनेट का फोन बुक है जो कि ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन को इनटू मशीन रीडेबल एपीआई। और वहीं पर आप देखिएगा एफटीपी क्या करता है, प्रोवाइड अ रिलायबल मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन सिस्टम, ठीक है। और आज हम लोग दोनों ही करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं डीएनएस की मदद से, फाइल ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट में एफटीपी की मदद से। व्हाट इज एफटीपी एंड हाउ डज इट वर्क, ये भी आप इजीली अब बता सकते हैं कि एफटीपी क्या करता है और एफटीपी कैसे वर्क करता है। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एफटीपी, एसएफटीपी और एफटीपीएस, ये हमने बहुत डिटेल से समझाया। यहाँ तक के कंपैरेटिव एनालिसिस भी हमने इस पे किया, ठीक है, ये जरूरी है काफी। व्हाट सिक्योरिटी मेजर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग एफटीपी, जाहिर सी बात है कौन सा सिक्योरिटी लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इनेबल करना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और भी डिफरेंट चीजों को एक्सेस करना चाहिए। और अव्वल तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, फर्स्ट तो ये है कि इसका यूज नहीं करना चाहिए एफटीपी का, बट अगर कर रहे हैं फॉर सम रीजन, या आपका सर्वर क्लाइंट कर रहा है, तो आप इन चीजों को जरूर कर ले, ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑल दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्रैश कोर्स। काफी ज्यादा लंबा क्रैश कोर्स हो गया, एंड आई एम सॉरी कि आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आवाज की वजह से मेरा, क्योंकि गला मेरा बैठा है, सर्दी हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ अचानक से मुझे। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डीएनएस का टॉपिक था, यानी डोमेन नेम सिस्टम, और एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, एक क्रैश कोर्स में ये दोनों को बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद और 2 क्रैश कोर्स हमारा आएगा, और फिर हमारा एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा कवर। तो एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली है क्या? एप्लीकेशन लेयर में बस यही है, कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ना होता है और समझना होता है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक पीर टू पीर होता है, पीर टू पीर उतना इस्तेमाल नहीं होता। तो क्लाइंट सर्वर में हमने डीएनएस पढ़ा, एफटीपी पढ़ा, आगे जाके हम लोग एचटीटीपी और टेलनेट को पढ़ेंगे, फिर एसएमटीपी वगैरह को पढ़ेंगे, जो कि ईमेल्स वगैरह के लिए काम में आते हैं। उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज वगैरह होते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, एंड देन हमारा एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा कंप्लीट। एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के साथ साथ एक और अहम टॉपिक आ जाता है जो हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में कवर नहीं होता, जो कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर अंदर ही आता है। आप ये बोल सकते हैं एप्लीकेशन लेयर का सेकंड फेज, इस तरीके से वो होगा सिक्योरिटीज, यानी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ये सब नाम आपने सुना है, लेकिन इन सबको अब एक स्ट्रक्चर वे में हम लोग पढ़ेंगे जब एप्लीकेशन लेयर कवर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये सिक्योरिटीज जो है ना, ये किसी भी लेयर से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन लेयर से ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सिक्योर बनाने के लिए, तो हम लोग उसके बाद वो पढ़ेंगे। एंड देन हमारा फाइनली ये जो पूरा का पूरा एक मेगा कोर्स होगा डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर देना।